दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चन आंसर हैं इनकम अंडर द हेड सैलरीज के वो क्वेश्चन करेंगे हम। ये आईसीआई का मॉड्यूल है और ये हमने सैलरी हेड यहाँ पे निकाल लिया है, सैलरी हेड, और इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी सैलरी हेड में क्वेश्चन आंसर है कोशिश करेंगे सारे। इससे पहले आप पूरा रिवीजन कर लें। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दी है रिवीजन के लिए, वो वीडियो भी आप देख लें। हम वन बाय वन इलस्ट्रेशन लेंगे, सारे इलस्ट्रेशन हम कवर करेंगे। कोई क्वेरी हो तो बेटे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसीव फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उनके बेसिक पे मिल रहा है उनको 3000 पर मंथ। हो सकता है यहाँ पर मैं आपको लॉजिक्स नहीं बता पाऊँ क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कवर करना है हमको, तो हो सकता है कि मैं आपको यहाँ लॉजिक नहीं बता पाऊँ, मगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको लॉजिक क्लियर कर दूंगा। डियरनेस अलाउंस 600 पर मंथ, कमीशन 6000 पर एनम है, और यहाँ पे ये परसेंटेज वाली कमीशन नहीं है, इस बात का ख्याल रखें आप। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा है आपको, विजिबल है? जी सर विजिबल है। उसके अलावा मोटर कार आपको पर्सनल यूज के लिए दी गई है, और एक्सपेंडिचर याद रहे पर्सनल यूज के लिए अगर मोटर कार दी जाएगी तो जितना भी एम्प्लॉयर का पैसा खर्च होगा एम्प्लॉय के ऊपर वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। एचआरए दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन टू मिस्टर राजकुमार एज्यूमिंग दैट पेड अ रेंट ऑफ 1000 पर मंथ। देखिए एचआरए के लिए तीन पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 एचआरए रिसीव्ड। दोस्तों एचआरए है आपका 900 पर मंथ, एक महीने का 900 रुपए हो गया। या तो आप एक महीने की कैलकुलेशन करिए और लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या शुरू से ही 12 से मल्टीप्लाई करके चलिए। और याद रहिए जब भी एचआरए की कैलकुलेशन आप करें तो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी चीज अगर चेंज हुई है तो वहां से कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। 900 इंटू 12 करेंगे 12,000, 900 इंटू 12 करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 10,800। एचआरए रिसीव्ड, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2 रेंट पेड है 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 इंटू 12 करेंगे 12,000 आएगा, माइनस सैलरी का 10% करेंगे। यहाँ पे सैलरी में बेसिक आता है, बेसिक आपको दी हुई है 3000। डियरनेस अलाउंस आता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि जो डीए है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है। तो 3000 वो और 600 डीए 3600 हो गए। बट कमीशन नहीं आएगा क्योंकि ये कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर वाली कमीशन नहीं है, तो ये नहीं आएगी। तो 3600 का अगर आप 10% लें तो 360 आएगा। और रेंट पेड है आपका 1000 में से 360 माइनस करना 640 आएगा। 640 को आप 12 से मल्टीप्लाई करना, सेकंड पॉइंट का आंसर आ जाएगा। 640 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 7680। और थर्ड है सैलरी का 50% या 40% लेंगे। हम देख लेते हैं इसका घर कहाँ पर है, कुछ बताया है क्या, कहाँ पर घर है? कुछ नहीं बताया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 40% लेना है। नहीं बताया, कानपुर बताया है जी, ये बताया है कानपुर, एकोमोडेशन कानपुर में है, तो कानपुर के लिए सैलरी का हम 40% ले लेंगे। जो इसकी सैलरी है 3600 इंटू में 12 उसका 40%, एंड इट विल बी 17,280। और इन तीनों में फिर जो सबसे कम अमाउंट है वो 7680 है। अमाउंट रिसीव हुआ था 10,800, ये एग्जेम्पशन हो गई, बाकी का टैक्सेबल हो गया। ये इसकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बड़ा आसान सा एग्जाम्पल नंबर 1 था। आइए अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। श्रीकांत के 2 बेटे हैं, इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 150 पर मंथ मिल रहा है। बड़े बेटे के लिए 70, दूसरे बच्चे के लिए 100 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट है 2 बच्चों के लिए। तो जिसके लिए 150 मिल रहा है उसका 100 एग्जेम्प्ट, 50 टैक्सेबल है। जिसको 70 मिल रहा है उसका सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। तो 50 के हिसाब से इंटू 12 कर देना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, अब 1800 रुपए पर मंथ अगर ये हैंडीकैप नहीं है तो, और अगर ये हैंडीकैप है तो 3200 रुपए की एग्जेम्पशन है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ये हैंडीकैप है। ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है 200 रुपीज पर मंथ तक एग्जिम्ट है। तो एल्डरसन के लिए 50 रुपीज के हिसाब से टैक्सेबिलिटी, यंगरसन का पूरा एग्जिम्ट 100 रुपीज तक एग्जिम्ट होता है, इसको 70 मिले। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 तक एग्जिम्ट है, बाकी का टैक्सेबल है। ये टोटल टैक्सेबिलिटी आ गई अलाउंस की। ठीक है, जो इजी है अभी तो ये इलस्ट्रेशन।
हम सारे कवर करेंगे, इजी और टफ हो, ताकि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए। मिस्टर सागर रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को रिटायर हो गए, इनको 5000 पर मंथ मिल रहा है एज पेंशन। यहाँ पे हम पेंशन देखने वाले हैं, तो ये जो पेंशन इसको मिल रही है ये अनकम्यूटेड पेंशन और ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। 1 फेब से इन्होंने अपनी पेंशन का 60% कम्यूट करा लिया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो जाती है अक्सर स्टूडेंट से। 5000 में से 60% कम्यूट करा लिया, यानी कि अभी भी 40% अनकम्यूटेड है। यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में 2-2 हजार रुपए आएगा। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का 5000 इंटू 4, फेब और मार्च का 2000 इंटू 2 आएगा। इसको 3 लाख रुपए एज कम्यूटेड पेंशन मिले हैं। अब इस 3 लाख रुपए में का ये एक्सेम्प्ट होगा या टैक्सेबल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अदर। अगर ये गवर्नमेंट है तो ये 3 लाख एक्सेम्प्ट है, और ये अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको 1/3 या 1/2 दोनों में से एक एग्जेम्पशन मिलेगी इसको। और ये बात डिपेंड करती है कि ये इसको ग्रेचुटी मिली है नहीं। जैसे फर्स्ट केस में देखिए, ही इज ए ग्रेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो अनकम्यूटेड वाला है वो तो टैक्सेबल होगा चाहे ही गवर्नमेंट हो, बट ये 3 लाख रुपए जो मिले ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और इसको ग्रेचुटी मिली है। अब क्या करना है, ये जो 3 लाख रुपए, ध्यान से देखना है इसको, इसे 60% से डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे 3 लाख को 60% से, तो अमाउंट आएगा 5 लाख रुपए। कितना आएगा? 5 लाख। क्योंकि इसको ग्रेचुटी मिली है, अब वो ग्रेचुटी का अमाउंट कुछ भी हो, बाई चांस वो 5 लाख आ रहा है वो अलग बात है, ये 5 लाख अलग है, और 3 लाख को 60% से डिवाइड करोगे तो वो अलग है। इसको मैं बोल देता हूँ नॉर्मल एंटाइटलमेंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अगर ये पूरी पेंशन कम्यूट करा लेता तो कितना मिलता? उस 5 लाख का 1/3 करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में ग्रेचुटी मिली है, और थर्ड पार्ट में इसको ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो 5 लाख का 1/2 करेंगे। तो थर्ड पार्ट में 5 लाख का अगर आप 1/3 करें तो 1,66,667 आएगा। तो 166,667 इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 1,33,333 ये टैक्सेबल हो जाएगा कम्यूटेड पेंशन में। सेकंड केस में इसी 5 लाख का 1/2 करना है, वो 2,50,000 आ जाएगा। 3 लाख में से 250 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 50 टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी आप सॉल्यूशन आईसीआई के मॉड्यूल से देख सकते हैं। कम्यूटेड पेंशन वो पूरी आएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे ग्रेचुटी मिली हो चाहे ग्रेचुटी नहीं मिली हो। देखो ये 24,000 का अमाउंट सब में आ रहा है। इस ये जो आपको देखना है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट 1/3 1/2, वो कम्यूटेड पेंशन के लिए देखना है। इसके बाद इसमें ग्रेचुटी का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। रवि रिटायर हुआ है 15 जून को, 26 ईयर और 8 मंथ्स की सर्विस करने के बाद इसको ग्रेचुटी मिली है 6 लाख। रिटायरमेंट पे सैलरी थी बेसिक 5000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 3000 था, जिसमें 60% पोर्शन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। परसेंटेज कमीशन 12 लाख रुपए पर 1% के रेट से जो भी कमीशन बनेगी 12,000 रुपए, इसके अलावा बोनस भी मिला है 12,000 रुपए। फर्स्ट केस में कहा है ये प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय कवर्ड है, सेकंड में नॉट कवर्ड है, थर्ड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बता देता हूँ, एग्जेम्प्ट है। कवर्ड नॉट कवर्ड में 2 पॉइंट सेम है, एक अमाउंट रिसीव जो भी ग्रेचुटी का पैसा इनको मिला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ग्रेचुटी का पैसा इनको जो मिला है वो 6 लाख रुपए है, चाहे आप कवर्ड एम्प्लॉय या नॉट कवर्ड। फर्स्ट पॉइंट दोनों में सेम है, अमाउंट रिसीव 6 लाख। सेकंड पॉइंट भी दोनों में सेम है, और वो है स्टेट्यूटरी लिमिट या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ज्यादा अच्छा है जो आईसीआई मॉड्यूल ने शब्द यूज किए, आप भी वही यूज करिए। स्टेट्यूटरी लिमिट दैट इज 20 लाख। यानी कि आप एक काम करिएगा, आप ऐसे बनाइएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुटी, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केस 2 प्राइवेट सेक्टर प्लस कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, थर्ड केस प्राइवेट सेक्टर बट नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। फर्स्ट केस में लिख देना ग्रेचुटी इज इक्वल टू एग्जेम्प्ट, सेकंड केस में लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, थर्ड केस में लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। सेकंड और थर्ड केस में फर्स्ट पॉइंट लिखना दोनों केसेस में अमाउंट रिसीव वो आएगा 6 लाख 6 लाख। सेकंड केस में लिखना स्टेट्यूटरी लिमिट या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 20 लाख। थर्ड केस में जो कवर्ड, थर्ड जो पॉइंट आप लिखेंगे कवर्ड वाले में, वो लिखेंगे 15/26 इंटू में सैलरी इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। 15/26 इंटू में 27 कवर्ड वाले में, ये नंबर ऑफ ईयर 27 बन जाएंगे जी दोस्तों इसके, क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को भी ईयर माना जाएगा। और इंटू में सैलरी लेना है, तो सैलरी जो लेना है वो 5000 प्लस 3000 लेना है। यहाँ पे डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं लेते हैं, पूरा लेते हैं, और जो लास्ट टाइम उसको डीए और बेसिक मिला है बस ये लेते हैं कवर्ड वाले में। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 15/26 इंटू में 8000 इंटू में 27। ये थर्ड पॉइंट का आंसर आ जाएगा। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा दोस्तों, वो कैलकुलेशन करके आ रहा है 1,24,615। जब यही नॉट कवर्ड में करेंगे तो 15/30 लेना है, इंटू में
आपको सैलरी लेनी है 5,000, 3,000 का 60% लेना आप 1,800, 5,000 इंटू 12 वो हो जाएगा दोस्तों 60,000, 1,800 इंटू 12 वो बन जाएगा 21,600, प्लस कमीशन लेना, वो कमीशन बनेगी 12,000। उन सबको टोटल कर देना, टोटल करके उसे 10 से डिवाइड कर देना, 10 से डिवाइड करके जो आएगा वो एवरेज सैलरी हो जाएगा। मगर 12,000 मत लेना, क्योंकि 12,000 जो है वो एनुअल कमीशन है। अगर 12,000 एनुअल कमीशन है और आपको लास्ट 10 मंथ की कमीशन लेनी है तो 12,000 को 12 से डिवाइड करना, 10 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए यहाँ 12 से डिवाइड किया गया है इसको। क्योंकि 12 लाख का अगर आप 1% ले लोगे तो 12,000 बनेगा, वो एनुअल कमीशन हो जाएगी। जबकि हमको सैलरी लेनी है लास्ट 10 मंथ की प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, इसलिए यहाँ 12 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई। ये कमीशन, ये डियरनेस अलावेंस का वो पोर्शन जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, और ये बेसिक सैलरी, इन तीनों को जोड़कर 10 महीने का 10 से डिवाइड करा, ये सैलरी का आ गया। ये कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आ गई, ये 1/2, और ये बना 1,01,400। तो 6 लाख, 20 लाख और 1,01,400 सबसे कम यही बनेगा। 6 में से माइनस कर देना, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सारा एग्जेम्प्ट होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, मिस्टर गुप्ता retired on 1st December after 20 years 10 months receiving leave salary of 5 lakh। इनको लीव सैलरी मिल रही है। याद रखिएगा, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए और इनको लीव सैलरी मिले तो पूरी तरीके से एग्जिम्ट है। नॉन गवर्नमेंट में 4 चीजों में जो मिनिमम होता है वो एग्जिम्ट होता है। अमाउंट रिसीव्ड, स्टेट्यूटरी लिमिट 3 लाख, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी, और एक होता है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी एट द रेट 30 डेज, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो बेसिक 5,000 मिला है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1,000 इसका इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे इन्होंने जो माना है वो ये एज्यूम किया है कि इसकी सैलरी 1 अप्रैल से 4,000 हो गई है, तो रिटायर हुआ है ये 1 दिसंबर को। तो नवंबर से अगर हम लें पिछले 10 महीने की सैलरी, तो इन्होंने ये माना है कि पहले 4,000 थी और अब सैलरी 5,000 हो गई है। मतलब पहले इसकी सैलरी 4,000 हुआ करती थी, अब 5 हो गई है। डियरनेस अलाउंस 3,000, जिसमें 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ये कमीशन है। ये फिक्स अमाउंट वाली है। यहाँ सैलरी जब जॉब एग्जामिशन के लिए सैलरी की नीड होगी वहां पे ये कमीशन मत लेना प्लीज, ये पॉइंट गलत हो जाता है जनरली स्टूडेंट से। और बोनस 1,000 रुपए पर मंथ है। लीव सैलरी जो उसने अवेल की है 480 है, और इसको एंटाइटल्ड है 30 डेज लीव का। तो जब ये 30 डेज एम्प्लॉयर 30 डेज या उससे कम लीव देता है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन, बट 30 डेज से ज्यादा होता है तो जब लीव सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं एग्जामिशन की, तो थोड़ा सा फोर्थ जो पार्ट होता है उसका पॉइंट वो लेंदी हो जाता है। फिलहाल कितने साल जॉब की इसने? 20 साल। 20 साल हर साल एवरी ईयर कितनी छुट्टियां हैं? 30। 20 ईयर्स इंटू में 30 डेज पर एनम 600 इसकी लीव्स बनती हैं, जिसमें से इसने 480 ले ली, तो अनअवेल्ड लीव इसकी 120 हो गई। याद रखिएगा, अनअवेल्ड लीव 120। अब देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो लेंगे इसका जितना पैसा इसको मिला है लीव सैलरी का 5 लाख, प्रेस्क्राइब लिमिट है 3 लाख, लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेनी है। लास्ट 10 मंथ की सैलरी कैसे लेंगे? दिसंबर में रिटायर हुआ है, नवंबर से लेंगे, तो नवंबर से जाएंगे हम फरवरी तक, तो फरवरी मार्च में तो इसकी सैलरी रहेगी 4,000, तो 2 महीने की बेसिक 4,000 और 8 महीने की 5,000, वो बनेगी टोटल मिला के 48,000। डियरनेस अलावेंस 1,800 रुपए के हिसाब से आएगा 60% करके 10 महीने का 18,000, 48 और 18, वो दोनों को टोटल कर देना 66,000 हो जाएगा। कमीशन नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट वाली कमीशन है, परसेंटेज वाली नहीं है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। लेते तो अमाउंट ही है बट दिया होता है कि परसेंटेज ऑन टर्नओवर है। तो 66,000 आ गया। 60 तो पहला जितना पैसा मिला है वो 5 लाख, दूसरा स्टेट्यूटरी लिमिट या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट 3 लाख, और सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ 66,000। 4 होता है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी। अनअवेल्ड लीव आ रही है आपकी 120, सैलरी आ रही थी 10 महीने की 66,000, उसे 10 से डिवाइड करेंगे, वो 6600 हो जाएगा, एक महीने की सैलरी हो जाएगी। 6600 को फर्दर 30 से डिवाइड करेंगे तो वो एक दिन की सैलरी हो जाएगी, फिर उस एक दिन को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे और अनअवेल्ड लीव सैलरी आ जाएगी आपकी 120 डेज की। वही इन्होंने यहाँ निकाली है। देखिए फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लीव सैलरी रिसीव, स्टेट्यूटरी लिमिट, लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, और यहाँ पर इन्होंने निकाला है कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, वो आगे 26,400। चारों में इन सब में सबसे कम जो है वो 26,400 है, फोर्थ वाला पॉइंट। तो 5 लाख रुपए में से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा जब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में पूरा टैक्सेबल होगा। अब ये कुछ प्रोविडेंट फंड है आपके सामने, जिसमें से मैंने आपको 3 डिस्कस किए। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला डिस्कस नहीं करा है
क्योंकि उसकी डिडक्शन चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C मिलती है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। सिंपल सी बात याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय वाले का सैलरी की कंप्यूटेशन करते समय कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ग्रॉस सैलरी या इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालते समय तक कुछ नहीं करना है एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कहीं पे भी कुछ नहीं करना है, इनकम अंडर द हेड सैलरी तक कंप्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना है उसका। उसका कब क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन के 12% से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, या इंटरेस्ट 9.5% से ज्यादा, इनमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये देखिएगा इलस्ट्रेशन 6, मिस्टर ए रिटायर हुए 31 दिसंबर को आफ्टर 25 ईयर ऑफ जॉब सर्विस। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स। बेसिक पे 16,000 पर मंथ है फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं। डियरनेस पे 8,000 इंटू में 9 72,000 है, जिसमें से 50% पोर्शन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। लमसम पेमेंट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की इनको 6 लाख रुपए मिली और डिपॉजिट इन्होंने पीपीएफ अकाउंट में करा है 40,000 रुपए। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था 2,20,000। इस 6 लाख रुपए में से 2,20,000 रुपए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। किसका कंट्रीब्यूशन था? एम्प्लॉयर का, और इंटरेस्ट था उस पर 50,000। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था 2,70,000 और इंटरेस्ट था 60,000। व्हाट इज द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर सो एंड सो। बड़ा आसान सा है, देखिए सिर्फ हमसे पूछा है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला पैसा कितना टैक्सेबल है। देखिए याद रखिएगा, जब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं, आप विड्रॉ करते हैं, तो उसके 4 पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, उस पर टैक्स नहीं लगता, चाहे यूआरपीएफ हो, एसपीएफ हो, आरपीएफ हो, टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उस पर ड्यूरिंग द जॉब ही टैक्स लग चुका होता है। उसकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस में वो पोर्शन, जैसे इसको बेसिक सैलरी 16 है और डियरनेस अलाउंस 8,000 है, तो जब इसकी सैलरी ऑलरेडी 24 मानी जा चुकी है और उसी में से कंट्रीब्यूशन काटा गया है बट सैलरी मानी गई 24, तो इसके दोबारा से इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो ये 2,20,000 है, 2,70,000 रुपए, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर ये जो 60,000 रुपए इंटरेस्ट है इस पर टैक्स लगेगा, और ये टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्स मिलेगा, लगेगा, सैलरी हेड में नहीं लगेगा, क्योंकि एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, किसी एम्प्लॉय को उसके खुद के पैसे पर इनकम हुई है तो वो पैसा एम्प्लॉयर से तो मिला नहीं उसको, इसलिए 60,000 टैक्सेबल तो है बट अंडर द हेड अदर सोर्स। ये 2,20,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और ये 50,000 एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये दोनों टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, और ये 270 टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। इन सबको टोटल करेंगे, ग्रॉस सैलरी आएगी, उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड 50,000 की इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी के बाद क्या करना है, ये जो डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट हुआ है वो माइनस करना है। इसकी जो डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C, इसकी डिडक्शन सैलरी हेड में नहीं मिलती, इसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिलती है। पहले एक बार देख लेते हैं हम इन्होंने क्या क्या किया है। देखिए अंडर द हेड सैलरी वही लिया जो मैंने बताया था आपको 270, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिया 60, टोटल हो जाएगा ये 330। इसके अलावा इनको बेसिक सैलरी मिली है, डियरनेस अलावेंस मिला है, वो सब टोटल कर लेना तो जीटीआई आ जाएगा और मगर जब देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, देखो एक तो ये आएगा सैलरी हेड में 270, एक बेसिक सैलरी आएगा और एक डियरनेस अलावेंस आएगा, इन सबको टोटल करना ग्रॉस सैलरी आएगा, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना 50,000 की इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगा। इनकम अंडर द हेड सैलरी में 60,000 रुपए ऐड करना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जीटीआई आएगा, उस जीटीआई में से पीपीएफ की 40,000 की डिडक्शन माइनस करना, तब टैक्सेबल इनकम आएगा, फिर उस पर टैक्स कंप्यूट होगा। फिलहाल यहाँ इतना सब पूछा नहीं था, यहाँ तो ये पूछा था बताइए यूआरपीएफ से मिलने वाला कितना पैसा टैक्सेबल होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। कह रहे हैं क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था ये यूआरपीएफ नहीं था? हाँ जी बिल्कुल आंसर डिफरेंट होगा। जो पैसा अभी हमने यूआरपीएफ से निकाला हुआ पैसा टैक्सेबल का है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि इसने 5 साल से ज्यादा जॉब की है। अगर 5 साल से ज्यादा जॉब करें तो जो पैसा एग्जेम्प्ट था पहले आरपीएफ में वो अभी भी एग्जेम्प्ट बना रहेगा। जैसे सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है आरपीएफ वाले केस में। तो अगर आप चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट पे भी एग्जेम्प्ट रहे तो कम से कम 5 साल के बाद वहां से रिटायरमेंट लें या जॉब छोड़ें।
तो दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर हो गया था अभी, जो हमने कर लिया है। हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है बेटे हमारा, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 में ध्यान देना है हमको। बी एक वर्कर है, XYZ कंपनी में जॉब करता है। ध्यान दीजिएगा, ICI मॉड्यूल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आपको कंप्यूट करनी है ग्रॉस सैलरी। देखो ये बहुत जरूरी, क्या कंप्यूट करना है। कभी कभी हमें पता होता है, बट हम एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं, अपनी तरफ से तो हमने सही किया है। अभी जैसे हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिलने वाला पैसा कितना टैक्सेबल होगा। बट जब जैसे ही हम देखते हैं बेसिक सैलरी DA, हम फौरन एकदम ग्रॉस सैलरी की तरफ दौड़ते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि हमें ग्रॉस सैलरी पूछा है या पर्टिकुलर कोई पॉइंट पूछा है या इनकम अंडर दैट। ग्रॉस सैलरी पूछा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इनकी डिडक्शन माइनस नहीं करनी है। यानी कि जो पूछा उसी का आंसर देना है आपको। यहाँ ग्रॉस सैलरी पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, इंटू में 12 कर देंगे 120 आएगा। डियरनेस अलाउंस 8,000 इंटू में 12 कर देंगे 96,000 आएगा। कमीशन एज परसेंटेज ऑन टर्नओवर 50 लाख का 0.1% कर देंगे, 0.1% आएगा 5,000। बोनस 45,000। ग्रेचुटी के लिए अब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। मगर यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये रिटायर हुआ है, तो क्योंकि ये रिटायर नहीं हुआ है, ड्यूरिंग द जॉब ग्रेचुटी मिली है, या तो रिटायरमेंट पे मिले या डेथ पे मिले, तभी वो एग्जेम्पशंस मिलती हैं अंडर सेक्शन 1010 वाली। अगर ग्रेचुटी, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द जॉब मिलती है तो टैक्सेबल होता है, क्योंकि फिर ये रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। इसका अपना कंट्रीब्यूशन है 20,000, कोई बात नहीं होगा, इसका कुछ नहीं करना है। इस 20,000 का कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। चाहे अकाउंट RPF हो, URPF हो, SPF हो, आपने कुछ नहीं करना है। जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन है वो बेसिक सैलरी का 20% है। तो यहाँ एकदम आपके रेंडमली आएगा 8% टैक्सेबल है। कृपया करके ऐसे मत करना। जैसे बेसिक सैलरी है बेटे 10,000, इसका 20% हो गया 2,000। अब 2,000 में से एग्जिम्ट कितना होगा वो देखना है। तो 2,000 माइनस 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी में ये खुद सैलरी आएगा और डियरनेस अलाउंस आएगा 8,000 का 50%, तो 10,000। अब देखिए बेसिक सैलरी पूरे साल की बनती है 1,20,000 रुपए। 1,20,000 बनती है आपकी बेसिक सैलरी। उस 1,20,000 रुपए का 20% आएगा 24,000। उस 24,000 में से जो आप माइनस करेंगे, बेसिक सैलरी 1,20,000, 8,000 का 50% कर देना 4,000, इंटू 12 कर देना 48,000। तो 120 प्लस 48, 1,20,000 प्लस 48,000 और प्लस परसेंटेज वाली कमीशन 5,000। इन सब का 12% करना है, इनका 12% करना है। रेंडमली बच्चों को मैंने देखा है, जनरली वो बस डायरेक्ट 8% ले देते हैं कि 8% टैक्सेबल है। यहाँ जो कंट्रीब्यूट हो रहा है वो बेसिक सैलरी का 20 है, तो बेसिक सैलरी 1,20,000, 120 है, इंटू में 20%। दिस इज द कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। इसमें से जो एग्जेम्पशन है बेसिक प्लस DA, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन का 12%, वो माइनस करना। वो सब माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा 3,240, इतना आएगा, ठीक है। ये 24,000 आएगा और ये आएगा 20,760, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 3,240। एम्प्लॉय वाले कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं करना है। ऑल दो इन्होंने लिखा हुआ एग्जेम्प्ट, हम कह रहे कुछ नहीं करना है। एग्जेम्प्ट वो चीज होती है जो पहले टैक्सेबल का पार्ट नहीं बनती है। जब हम जानते हैं कि जो इसका कंट्रीब्यूशन है 20,000 रुपए, ये इसी में से है। जो 18,000 रुपए की इसको बेसिक और DA मिल रहा है, पूरे साल में मिल रहा होगा इसको, ये 2,16,000, इसी 2,16,000 में से 20,000 रुपए काटे गए होंगे। और इसकी जब मैं इस पॉइंट को समझा देता हूं, पहले बताइए ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। ये जो ओन कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय वाला, इसका कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये 20,000 ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। हमारे ICI के मॉड्यूल में लिखा है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जिम्ट है। कोई खुद को अपनी इनकम कैसे दे सकता है? भाई मेरा पैसा मुझे ही मिल रहा है तो कैसे कंट्रीब्यूशन हो गया? जब मेरे इस पैसे में से काट कर एम्प्लॉयर पैसा जमा करा रहा है मेरे अकाउंट में, और मेरी सैलरी फिर भी 18,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ली जा रही है, तो मेरा वाला कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी 18,000 में इंक्लूडेड पर मंथ में है, पूरे 2,16,000 में इंक्लूडेड है, अलग से तो है नहीं। वो 18,000 पर मंथ मेरी बेसिक DA है, 12 मंथ का 2,16,000 बनता है,
उसके अंदर ही 20,000 है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का मतलब है उस 2,16,000 में से काट लिया होगा, 196 एम्प्लॉय को दे दिए होंगे, 20,000 अकाउंट में जमा करा दिए होंगे। तो जब एम्प्लॉय को या तो एम्प्लॉय को 196 मिलता तब 20 अलग से दिखाते। जब एम्प्लॉय के 2,16,000 को ही दिखाया जा रहा है सैलरी 196 मिलने के बाद भी, तो फिर 20,000 दोबारा से क्यों लेंगे? और जब वो सैलरी में आ रहा है तो वो एग्जिम्प्ट कहां से हुआ? तो आईसीआई की यहाँ रीजनिंग थोड़ी सी गलत है। 13,000 रुपए इसको इंटरेस्ट मिला है, सर करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। उनके जो रीजनिंग है बस उसको मैं गलत कह रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है आरपीएफ में उसका कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना है। ग्रॉस सैलरी या इनकम अंडर हेड सैलरी तक कंप्यूट करने में। हाँ, एटीसी में डिडक्शन लेने के लिए 20,000 रुपए की एटीसी में डिडक्शन जरूर ले लेना, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अब यह है एक इंटरेस्ट एक्रूड इन द आरपीएफ 13% पर एनम। बेटे 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। क्या करेंगे? 13,000 को इस 13% से डिवाइड कर देंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा फंड में कितने रुपए अभी तक जमा है। वो 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। उस 1,00,000 रुपए जो फंड में बैलेंस है उसका 9.5%, क्योंकि इंटरेस्ट तो बैलेंस अमाउंट पे मिलता है ना, जितना फंड में आपके पैसा पड़ा हुआ है, 9.5% बनता है, 9,500 उतना एग्जिम्प्ट है। इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। 13,000 डिवाइड बाई 13%, एक्स्ट्रा कितना है? 3.5%। तो 13,000 डिवाइड बाई 13% इंटू में 3.5%, 3,500 आएगा, वो टैक्सेबल अमाउंट है। यही सब यहाँ पे लिया गया है। ग्रॉस सैलरी पे आंसर हो गया। कहता है इनकम अंडर दैट सैलरी निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 20 में से 50,000 माइनस करते। कहता टैक्सेबल इनकम निकालना है, तो किसी और हेड की इनकम भी लेते, सेटअप भी देखते, क्लबिंग भी देखते, फिर डिडक्शन माइनस करते एटीसी वाली। और वो एटीसी में जो डिडक्शन इस क्वेश्चन में मिलती, वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो था वो मिलती वहां पे 20,000 की। वो जिन्होंने डिडक्शन पढ़ रखा है उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। लिखा हुआ भी है नोट 2 में। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। सर आ गई। इलस्ट्रेशन 8 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9। मिस्टर दत्ता receive voluntary retirement compensation 7 lakh after 30 year 4 months. He still has 6 year left. तो 30 साल याद रखना, 30 साल जॉब कर लिए, 6 साल बचे हैं। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट में हम कैसे करते हैं मैं आपको पहले बता दूं। अमाउंट रिसीव 7 लाख, स्टेटूटरी लिमिट 5 लाख, और फिर हम क्या करते हैं, सैलरी लेते हैं, सैलरी इंटू में 3 इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ जॉब। सैलरी जैसे जो भी सैलरी होगी अभी बताएंगे कैसे लेंगे, इंटू में 3 इंटू में 30, और एक बार लेंगे सैलरी इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ मंथ लेफ्ट बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट। 6 साल में 72 मंथ बनते हैं, तो सैलरी इंटू में 72 मंथ और सैलरी इंटू में 3 इंटू में 30। इन दोनों में जो लोअर आएगा वो जितना पैसा मिला है सेकंड, और प्रेस्क्राइब लिमिट, तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जिम्पशन मिलेगी। और सैलरी में बेसिक सैलरी होता है, डियरनेस अलावेंस होता है, दोनों मिला के 25,000 आएगा। 25,000 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर से, और यहाँ पर 72 से जो बैलेंस मंथ्स बचे हैं। इन दोनों में जो कम होगा वो 18 लाख है, 18 लाख, 5 लाख और 7 लाख। ये आप चारों पॉइंट ले लीजिए, इन्होंने चारों पॉइंट लिए, बात एक ही है। जो सबसे कम होगा वो एग्जिम्प्ट है, सबसे कम 5 लाख है, 7 लाख में से 5 लाख एग्जिम्प्ट है, 2 लाख टैक्सेबल है। Illustration number 10. Mr. D went on a holiday 25 दिसंबर को to Delhi with his wife and 3 children. फर्स्ट सन की एज है 5 ईयर, ट्विंस हैं, डॉटर 2 साल के। लीव ट्रेवल कंसेशन में ये कहा गया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस में, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में और लीव ट्रेवल कंसेशन में अगर सेकंड बर्थ पर ट्विन हुए हैं तो बेटे उनको एक ही बच्चा माना जाएगा और उसमें वो दोनों बच्चे एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। दे वेंट बाय फ्लाइट इकोनॉमी क्लास, ये हमने अपने हमारी बुक में भी था ये क्वेश्चन। और टोटल कॉस्ट जो आएगी 60,000 है। एलटीसी एग्जिम्ट, हाँ एग्जिम्ट है। सर 3 बच्चे नहीं बेटे, 3 बच्चों के लिए एग्जामिशन मिल जाएगी अगर फर्स्ट बर्थ में सिंगल बेबी बॉर्न हुआ है और सेकंड बर्थ में ट्विंस हुए हैं तो वो ट्विंस के लिए एग्जामिशन मिल जाएगी। बट अगर फर्स्ट बर्थ में ट्विन हुआ है और सेकंड बर्थ में सिंगल बेबी हुआ है तो जब आप पहले ही जानते थे फर्स्ट बर्थ में कि डबल धमाका हो चुका है तो फैमिली प्लानिंग करते। बट फर्स्ट बर्थ में अगर सिंगल धमाका हुआ है, सिंगल धमाका हुआ मतलब सिंगल बेबी, ठीक है, और सेकंड बर्थ में फिर डबल धमाका हुआ है यानी कि डबल बेबी बॉर्न हुआ है तो किसी कोई जानता तो है नहीं, है ना। तो और पहले से चेकअप कराना या कोई इंस्पेक्शन कराना बेबी का इलीगल है,
ठीक है, वो नहीं करा सकते आप। तो फर्स्ट बर्थ में सिंगल बेबी, सेकंड बर्थ में ट्विंस, एग्जिम्पशन मिलेगी। सर 3 बच्चे हो जाते तब भी एग्जिम्पशन मिलती, 4 बच्चे हो जाते सेकंड बर्थ में एग्जिम्पशन मिलती। आगे बात मत करिएगा, काफी है 4 भी। और अगर सर फर्स्ट बर्थ में ट्विंस हो जाते और सेकंड बर्थ में सिंगल होता, तो फर्स्ट बर्थ में जब ट्विन हो गए तो 2 की कैटेगरी जो सीट थी वो पूरी हो गई, फिर टैक्सेबल हो जाता 5,000। जो 3 बच्चों के लिए 15,000 मिले ना, तो एक बच्चे का 5,000 टैक्सेबल हो जाता। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ये लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में था। बाकी आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, 5 हॉस्पिटल में अगर आप मेडिकल परक्यूजिट 5 हॉस्पिटल में मिले और या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराया हो आउटसाइड इंडिया, परमिटेड बाय आरबीआई स्टे एक्सपेंसेस और मेडिकल एक्सपेंसेस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर जीटीआई 2 लाख से कम है तो ये सब एग्जिम्ट होते हैं, उसके अलावा टैक्सेबल होता है। मेडिकल प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ जी एग्जिम्ट है। फैमिली डॉक्टर से 5,000 का इलाज कराया, ये टैक्सेबल है क्योंकि ये 5 स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में नहीं आता। मिसिस जी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, टैक्सेबल है, एग्जिम्ट है। प्राइवेट क्लिनिक में इलाज हुआ है, टैक्सेबल है। और फैमिली डॉक्टर से इलाज हुआ है, टैक्सेबल है। और यहाँ फैमिली डॉक्टर की वजह से टैक्सेबल है। यहाँ तो 2 फैक्टर हैं, ग्रैंडफादर और प्राइवेट क्लिनिक में हुआ तब भी टैक्सेबल है, ग्रैंडफादर का अगर हॉस्पिटल में होता तब भी टैक्सेबल होता, क्योंकि जी के ग्रैंडफादर जी की फैमिली में नहीं आते, उसके पापा जी की फैमिली में आएंगे। नर्सिंग होम वाला भी टैक्सेबल है। जी का एक भाई है, ये फैमिली में आता अगर डिपेंडेंट होता, बट इंडिपेंडेंट है तो ये भी टैक्सेबल है। जी के फादर हैं जो कि 75 ईयर ओल्ड हैं और डिपेंडेंट हैं। अब्रॉड में इनके एक्सपेंसेस हुए हैं 30,000 रुपए, ठीक है, खर्चे हुए हैं 50,000 की, और ट्रीटमेंट पर और वहां रहने के खर्च हुए 30,000, टोटल खर्च हुए 80,000, जबकि आरबीआई की लिमिट है 75,000, तो 5,000 टैक्सेबल है। तो 5 ये, 6 11 और 3 14 और 8 22 और बेटे 12 34 ये छोड़ दो, ये ले लो 5 39,000 आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है सर, ये आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक हो गया। ये मैं सारे इलस्ट्रेशन कवर कर रहा हूँ। अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन का है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में ये देखा जाता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रेंट है वो लिया जाता है, नॉन गवर्नमेंट को मिलता है तो ये देखा जाता है घर एम्प्लॉयर का या किराए पर लेके दिया है। एम्प्लॉयर का है तो पॉपुलेशन देखी जाती है, 15%, 10% या 7.5% लिया जाता है सैलरी का, और अगर घर एम्प्लॉयर ने किराए पर लेके दिया है तो रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी में जो लोअर होता है। तो सबसे पहले देखिए, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई, ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 6,000 रुपए पर मंथ बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस 2,000 है, जिसमें से 30% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, बोनस 1,500 पर मंथ है। इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1 अप्रैल, ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1 नवंबर। उसको दिया गया है, कहाँ से दिया गया है जी? 1 अप्रैल को अलॉट हुआ था, बट उसने ऑक्यूपाई किया है 1 नवंबर से, तो जहां से उसने ऑक्यूपाई किया है वहीं से लेंगे हम, ठीक है। अलॉट हो गया कोई बात नहीं, यूज जहां से करेगा, परक्यूजिट का फायदा जहां से उठाएगा। और हम ये मान के चलते हैं यहाँ एम्प्लॉयर का खुद का घर है, और कहाँ दिया है, कहाँ है जॉब, कहीं कुछ, हाँ मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बड़े शहर हैं। सैलरी का 15% लिया जाएगा, सैलरी में 6,000 आएगा, 2,000 का 30% लेंगे और 1,500 लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का लेंगे, उसका 15%, 6,000, 1,500, 7,500 प्लस 600, 8,100 इंटू 5, वो बनेगा बेटे 40,500, 40,500 का 15%, 6,075 रुपए। इसमें एक पॉइंट है, अलॉट अलग डेट पर हुआ है 1 अप्रैल को, ऑक्यूपाई अलग डेट पर हुआ है। अगर अलॉटमेंट दिया होता और ऑक्यूपेशन ना दिया होता तो हम मान लेते उसी दिन ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई का मतलब, अलॉट का मतलब है मिल गया है बट हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ऑक्यूपाई का मतलब है हमने उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया है, तो जहां से ऑक्यूपाई होगा वहां से टैक्सेबल होगा। Using the data given in previous illustration 3, compute the value of the perquisite if Mr. C is required to pay a rent 1,000 per month to the company। मान लीजिए कंपनी उनसे पैसा भी लेती 1,000, तो 6,075 जैसे वैल्यू आई है, तो फिर तो कंपनी उनसे पैसा ले रही है एम्प्लॉय से अपने 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ये 5 महीने की वैल्यू आई थी, तो 5 महीने का रेंट कंपनी ले ली थी इनसे 5,000 रुपए, तो इस 5,000 को इसमें से माइनस कर देते और बाकी का टैक्सेबल हो जाता 1,075।
अगर कुछ रिकवरी, किसी भी परक्यूजिट की रिकवरी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से करेगा तो जितना पैसा टैक्सेबल वैल्यू निकलेगी, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकलेगी, उसमें से माइनस कर देंगे रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तब टैक्सेबल आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कह रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में ही वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बताइए अगर एबीसी ने ये खुद घर कंपनी ने किराए पे लिया होता 1200 रुपए पर मंथ पे, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से यानी कि सी से 1000 रुपए चार्ज भी कर रहा होता, तो देखो सैलरी का 15% तो 6075 आएगा। 1200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का बनता है 6000 रुपए, तो 6075 जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आ रहा था, और रेंट पेड 6000, विच एवर इज लोअर, क्योंकि यहाँ पर फिर एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, लोअर आया 6000, उसमें से भी 1000 पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का 5000 किराया वसूल कर रहा है एम्प्लॉयर, तो 1000 रुपए टैक्सेबल होगा। आप देख सकते हैं पहले उन दोनों में लोअर ले लिया, लोअर वैल्यू आ गई, फिर उसमें से 1000 5000 की जो रिकवरी हुई 1000 टैक्सेबल हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में कह रहे हैं अगर इसी डाटा के अंदर ये एज्यूम कर लिया जाए कि एबीसी कंपनी एम्प्लॉय को 13 वाले डाटा में, ओरिजिनल डाटा में जिसमें 6075 वैल्यू आई थी, जिसमें कोई रिकवरी वगैरह नहीं हो रही थी, एक टेलीविजन दिया जाए जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 है जबकि WDB 10,000 है। अगर कोई फर्नीचर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट देखते हैं, अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का है, किराए पर है तो फिर किराया देखते हैं। 25,000 का जो टीवी है, 2 टीवी है एंड 2 एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन का उसने रेंट दिया 400 रुपए महीना, तो 25,000 का 10% लेना 2500, बट 2500 जो वैल्यू आएगी वो पूरे ईयर की आएगी, तो 2500 को इंटू में कर देना 5/12, 5 महीने की वैल्यू निकाल देना। 400 रुपए पर मंथ ईच है, तो एक एसी का 400, 2 एसी का 800, 5 महीने का 4000 हो गया। टेलीविजन इनको 1 जनवरी को दिया गया है, इसलिए टेलीविजन की वैल्यू पूरे साल की नहीं निकाली जाए, 5 महीने की भी नहीं ली जाएगी, और कम कर दी जाएगी जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 25,000 का पहले 10% लीजिए, 2500 आएगा, 2500 पूरे साल का इंटू में 3/12 जनवरी से मार्च तक, और वो आएगा 625। 625 वो 4000 एसी के हो जाएंगे, 4000 और 625, ठीक है, 4625 ये जोड़ देना, 6075 जो वैल्यू ऑफ हाउस था, वैल्यू ऑफ हाउस 6075 में ये जोड़ देना आप बेटे, टीवी का और इसका क्या बोलते हैं एसी का 4625, तो 4625 और 6075 जोड़ेंगे तो आप 10,700 आएगा, जिसमें से 1000 रुपए कंपनी रिकवर कर रही है हर महीने, 5000 तो आंसर आ जाएगा 5700 वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। आप देख सकते हैं। फिर उसी 16 नंबर इलस्ट्रेशन जो लास्ट हमने इलस्ट्रेशन किया है उसमें कह रहा है उसी में एज्यूम कर लो कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट जो सी आ रही है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट 700 रुपए पर मंथ है, तो वो जो हमने 6075 वैल्यू ली थी ये वाली, ये नहीं ली जाएगी फिर, क्योंकि ये तो हमने रूल के हिसाब से निकाल ली थी, सैलरी का 15% लिया था, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ऐसा नहीं करते, फिर 700 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा, 5 महीने का 3500 बनेगा, 3500 में 4625 जोड़ेंगे, वो बनेगा बेटे 8125। 8125 में से 5000 रुपए की रिकवरी कंपनी यानी कि यहाँ पे मान लेंगे गवर्नमेंट कर रही है, तो 3125 टैक्सेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इसके बाद कार से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है। मिस्टर एक्स एंड वाई आर वर्किंग फॉर गामा एज पर सैलरी फिक्सेशन नॉर्म, द फॉलोइंग परक्यूजिट आर ऑफर्ड। एक्स को एक डोमेस्टिक सर्वेंट दिया गया है 500 रुपए पर मंथ, हिज एम्प्लॉयर रीइंबर्स द एंटायर अमाउंट। देखिए जब रीइंबर्स की बात आती है, एक्स ने खुद एंगेज किया है तो ये परक्यूजिट नहीं हुआ, ये एम्प्लॉय का पर्सनल एक्सपेंडिचर कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या नॉन स्पेसिफाइड, ये 500 रुपए पर मंथ स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड कुछ भी हो पूरा टैक्सेबल है। द एंटायर सैलरी पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट पर मंथ 500 रुपए, 500 ही दिए, 500 ही मिले उसको कंपनी से, तो 6000 रुपए मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल होंगे। वाई ही वाज प्रोवाइडेड, इसने एंगेज किया है, इसे प्रोवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पे परक्यूजिट है, यहाँ पे रिइंबर्समेंट है, इसको भी 500 रुपए का दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ अबव इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड वाई हु आर नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। देखिए एक्स स्पेसिफाई नहीं है फिर भी टैक्सेबल है, क्योंकि ये यहाँ परक्यूजिट नहीं है, रिइंबर्समेंट है, क्योंकि एक्स ने पहले एम्प्लॉय को खुद रखा अपने यहाँ नौकरी पर और फिर उसके पैसे 6000 रुपए एक साल के जो बने वो अपने एम्प्लॉयर से ले लेता है, तो ये रिइंबर्समेंट होता है, क्योंकि नौकर रखने के बाद पैसा एक्स से मांगेगा ना कि इसके एम्प्लॉयर से मांगेगा, तो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई एम्प्लॉय की,
और जब एम्प्लॉय की प्राइस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसे हम रीइंबर्समेंट कहते हैं, और रीइंबर्समेंट इन ईच एंड एवरी केस टैक्सेबल है। तो एक्स के केस में टैक्सेबल है, यहाँ स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट वाई के केस में कंपनी ने हायर किया सर्वेंट को और फिर एम्प्लॉय को वाई को प्रोवाइड कराया। इस केस में जो सर्वेंट है एट द एंड ऑफ द मंथ 500 रुपीज की डिमांड वाई से नहीं करेगा बल्कि एम्प्लॉयर से करेगा, वाई का भी जो एम्प्लॉयर है, और उससे कहेगा मुझको 500 दे दो पूरे साल के 6000। और इस केस में परक्यूजिट है, ये इस केस में परक्यूजिट है, और परक्यूजिट के केस में तभी टैक्सेबल होता है किसी के हैंड में जब वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, बिकॉज वाई इज नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, देयरफॉर इन सेकंड केस इट इज नॉट टैक्सेबल परक्यूजिट, क्योंकि वाई स्पेसिफाइड नहीं है। यानी कि परक्यूजिट में स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड देखना है, अगर वाई स्पेसिफाई है तो टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड है तो नहीं है। बट जब परक्यूजिट नहीं है, रीइंबर्समेंट है, फिर स्पेसिफाई नॉन स्पेसिफाई कुछ नहीं देखना है तो टैक्सेबल है। इसलिए एक्स के केस में टैक्सेबल है, वाई में टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि एक्स में परक्यूजिट नहीं है, रीइंबर्समेंट है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां लिखा है दिस इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस, एक्स के केस में टैक्सेबल है, वाई में इट इज नॉट कंसिडर्ड, हेंस दिस इज देयर इज नो परक्यूजिट एलिमेंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई। रीजनिंग मैंने बता दी है, आप पढ़ लीजिएगा। यह भी हमारा परक्यूजिट का सेक्शन चल रहा है, यानी कि उसके क्वेश्चन आंसर है जो आईसीआई के मॉड्यूल में। एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन आंसर अब एमसीक्यू में आ सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पैरा दे दे पूरा मिस्टर एक्स का मिस्टर वाई का, और उसमें पूरा बेसिक सैलरी डीए बोनस कमीशन सब बता दे, और फिर लास्ट में उसी के अंदर फिर आपसे ले क्या बोलते हैं उसको 8-10 क्वेश्चन दे दे एक एक नंबर के एमसीक्यू, ऐसा भी कर सकता है। एक्स रिटायर हुआ है 31 जनवरी को, 30 साल और 1 महीना सर्विस करने के बाद 1 महीने को तो इग्नोर ही कर देंगे। इसने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 90 को एट द एज ऑफ 30। ग्रेचुटी मिला है 6 लाख रुपए और कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, तो कवर्ड वाला लॉ लगेगा। लीव एनकेशमेंट 3,30,000 मिला है, 330 छुट्टियों का जो इसके बैलेंस में थी, ये अनयूटिलाइज लीव है, मगर अनयूटिलाइज या अनअवेल्ड ये नहीं मानेंगे, हमें देखना पड़ेगा। उसको 30 डेज की लीव मिलती थी हर साल, अब क्योंकि 30 या उससे कम छुट्टियां मिलेगी तो इसी अनअवेल्ड को हम अनअवेल्ड ले लेंगे जब लीव सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे। बट अगर ये 30 से ज्यादा होता, 31 होता, 32 होता, 35 होता, तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती आपको, है ना। जिसको ये कैलकुलेशन आती हो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकता है। As per the scheme of company, he was offered a car which was purchased on 30 जनवरी 2017। इसको कंपनी ने एक कार ऑफर करी है जो कंपनी ने 30 जनवरी को खरीदी थी 5 लाख रुपए की। कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार, 2 लाख रुपए इससे ले भी लिए, यानी कि इसको पुरानी कार दी है 2017 में, ये रिटायर हुआ है 31 जनवरी 2020 को, तो 30 जनवरी 17 से 30 जनवरी 18 तक 1 साल, 19 तक दूसरा साल, 20 तक तीसरा साल, तो 3 साल की यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस की जाएगी। कार खरीदी थी इन्होंने 5 लाख में, कार की वैल्यू पर 20% डेप्रिसिएशन लगता है पर एनम का, अगर पुरानी कार दी जाए एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो 5 लाख का 20% पहले साल का बनेगा 1 लाख, बचेगा 4 लाख, फिर 4 लाख पर 20% बनेगा 80,000, बचेगा वैल्यू 3,20,000, 3,20,000 का 20% बनेगा 64,000, और अगर हम 3,20,000 में से 64 माइनस करें तो ये आएगा 2,56,000। 2,56,000 में से 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ले रहा है, तो 56,000 टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ एक कंफ्यूज करने वाली बात क्या बताई गई है कि कंपनी इस व्हीकल को 15% रेट से स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी तो डेप्रिशिएट कर रही होगी इसको सेक्शन 32 इनकम टैक्स के हिसाब से, मतलब पीजीबीपी हेड में, क्योंकि कंपनी के लिए तो ये एसेट है, तो कंपनी तो इसको, जिन लोगों ने पीजीबीपी पढ़ रखा है उनको ये बात समझ में आएगी कि कंपनी तो इसको टैक्स डेप्रिशिएट कर रही होगी एज पर सेक्शन 32, और वहां पे व्हीकल पर नॉर्मली 15% डेप्रिसिएशन वगैरह मिलता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। कंपनी किसी भी रेट से डेप्रिशिएट कर रही हो, मैंने जो रेट में आपको बताया कि WDV 20% से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से और 20% लेंगे कंप्लीट ईयर का, वही लेंगे चाहे कंपनी किसी भी रेट से डेप्रिशिएट कर रही हो। इसलिए इस केस में कार की जो वैल्यू आएगी 56,000 आएगी। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया एक तरीके से।
15% भी दिया है रेट 20 की जगह, और स्ट्रेट लाइन मेथड भी दिया है, इसका कुछ नहीं करना है आपने। इसके अलावा 3 लाख रुपीज एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिला है, और इसने पेंशन 2/3 कम्यूट कराई है। तो पहले आप 3 लाख को 2/3 से डिवाइड करिएगा। सर 2/3 से, हाँ, वो आएगा 4.5 लाख रुपए, और 4.5 लाख रुपए का 1/3 निकालेंगे। सर 1/3 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के शुरुआत में दिया हुआ है इसको ग्रेचुटी मिला है, और जहां ग्रेचुटी किसी को मिलता है वहां पेंशन का 1/3 लेते हैं, और पेंशन वो नहीं जो रिसीव हुई है, नॉर्मल एंटाइटलमेंट। 3 लाख तो 2/3 के बदले में मिली है, इन ल्यू ऑफ 2/3 3 लाख है। तो 3 लाख को अगर हम 2/3 से डिवाइड कर दें तो पूरी कम्यूट करा लेते पेंशन, तो कितनी वैल्यू आती? तो कम्यूटेड पेंशन अपॉन में परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, 3 लाख डिवाइड बाई 2/3, 2/3, 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 4,50,000। 4,50,000 का फिर 1/3 आप एग्जिबिशन लेंगे। 1/3 इसलिए क्योंकि ग्रेचुटी मिली है, नहीं मिली होती तो 4,50,000 का हाफ लेते। 1/3 आएगा 1,50,000, तो 3 लाख में से 1,50,000 एग्जिम्ट हो जाएगा, बाकी का 1,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी परसेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर 6,000, कोई बात नहीं, 5,000 एग्जिम्ट हो जाएगा, 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ऑल्दो आईसीआई ने इस मॉड्यूल में अपने 6,000 लिया हुआ है, हम 5,000 एग्जिम्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आंसर सही माने? बिल्कुल सही माना जाएगा। हिज कॉलीग्स ऑल्सो गिफ्टेड हिम, यहाँ कोलीग्स लिखा है। देखिए एम्प्लॉयर से जो मिलता है बेटे वो एम्प्लॉय में आता है, कोलीग से यानी कि जो साथी वहां काम कर रहे हैं वो सैलरी में थोड़ी आएगा, वो आएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। उनसे क्या मिल रहा है? टीवी मिल रहा है, कितने का? 50,000 का। तो याद रखिए पूरी तरीके से एग्जिम्ट है। अगर सर टीवी 60,000 रुपए का होता तब भी एग्जिम्ट होता, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ 8 मूवेबल एसेट्स हैं जिस पर ये 50,000 वाला कॉन्सेप्ट लगता है, वो हैं, मैं आपको याद दिला दूं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट, शेयर और बुलियन। अगर ये एसेट किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, एम्प्लॉयर के अलावा किसी से, जो रिश्तेदार ना हो, एम्प्लॉयर ना हो, उससे मिलती है, और उसका एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा बनता है एक साल का, तो टैक्सेबल होता है। बट टीवी तो कितने का भी हो एग्जेम्प्ट होता है। और इसको बेसिक सैलरी 20,000 रुपए मिल रहा है, 50% डियरनेस अलावेंस मिल रहा है 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक का, यानी कि 10 महीने का। और इसके अलावा इसको पेंशन मिल रहा है 5,000 रुपए पर मंथ 1 फरवरी से, ठीक है, 5,000 मिल रहा है पेंशन टू 31 मार्च, तो फरवरी मार्च का 5,000 रुपए पेंशन हो गया। तो देखिए बेसिक सैलरी 10 महीने का ले लिया, क्योंकि अप्रैल से जनवरी तक का। डियरनेस अलावेंस बेसिक सैलरी का 50% कहा गया है, तो बेसिक सैलरी का 50 ले लिया। गिफ्ट वाउचर उन्होंने 6,000 लिखा है, जबकि हम 1,000 लेंगे। देख लेते हैं इन्होंने नोट 1 क्या लिखा है। एज पर रूल 3, द वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर टेकन इन लिeu received in lieu of gift received by the employee or by the member of household not exceeding 5,000 in aggregate during the previous year is exempt. In the case the amount received on retirement the sum exceed limit of 5,000, therefore entire amount of 6,000 taxable. यहाँ लिखा हुआ ऑल्टरनेटिव व्यू ये है कि 1,000 ही टैक्सेबल होगा। ऑल्टरनेटिव व्यू ये है, इससे क्या होगा, जो टोटलिंग होगी आंसर की उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। हम ऑल्टरनेटिव व्यू को ही मेन व्यू मानेंगे, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्लैरिफाई किया है कि इन एक्सेस ऑफ 5,000 ही टैक्सेबल है, तो हम इसी को लेंगे, बट नोट लिखाएंगे कि इन एक्सेस ऑफ 5,000। यहाँ हम 1,000 लेने वाले हैं बेटे, यहाँ ध्यान से देना। ट्रांसफर ऑफ कार, उसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ 56,000। ग्रेचुटी की आप खुद निकालना, ये कवर्ड वाला है। अमाउंट रिसीव 6 लाख, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट 20 लाख, 15/26 इंटू में सैलरी में आएगा बेसिक और डियरनेस अलावेंस, वो आएगा 30,000, तो 15/26 20,000 का आधा 10,000 हो गया। 15/26 इंटू में 30,000 इंटू में 30 ईयर्स, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन देख लेते हैं, इन्होंने कहीं की होगी। देखो अमाउंट रिसीव सबसे पहले बल्कि नोट में की है, फिर 20 लाख अमाउंट रिसीव 15/26 इंटू में 30 बेसिक और डीए आता है, यहाँ पर कमीशन नहीं आता कवर्ड वाले में, इंटू में 30 कैलकुलेशन की, तीनों में सबसे कम ये है। अमाउंट मिला था 6 लाख, 6 लाख में से माइनस कर दिए, एग्जिम टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल वाला अमाउंट यहाँ आ गया। फिर इन्होंने लीव एनकेशमेंट की करी। लीव एनकेशमेंट की कैसे की मैं उसे भी बता देता हूँ। अमाउंट रिसीव हुआ था इनको 3,30,000, स्पेसिफाइड लिमिट या नोटिफाइड लिमिट या प्रेस्क्राइब्ड लिमिट या लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, ये 3 लाख है। सैलरी आ गई थी लास्ट 10 मंथ की 2 लाख। सर इसमें डीए नहीं लिया गया है, डीए बेटे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है, परसेंटेज कमीशन नहीं है, इसलिए सिर्फ बेसिक सैलरी लिया गया है 10 महीने की 2 लाख।
फिर अनअवेल्ड लीव दी हुई थी 330, हमने डायरेक्ट इसलिए ले ली क्योंकि 30 से ज्यादा छुट्टियां एम्प्लॉयर नहीं दे रहा था। जिस केस में भी एम्प्लॉयर 30 से ज्यादा छुट्टियां अलाउ ना कर रहा हो, वहां पे क्वेश्चन में दी गई अनअवेल्ड लीव को ही डायरेक्ट ले लें। 330, ये सर 30 से डिवाइड क्यों करा बेटे? एक्चुअली में ये है 10 महीने की सैलरी, 10 महीने की सैलरी है 2 लाख, इसे 10 से डिवाइड करेंगे 1 महीने की सैलरी आ जाएगी, इसे 30 से डिवाइड करेंगे 1 दिन की, इंटू में 330 करेंगे तो 330 दिन की सैलरी आ जाएगी 220। इन तीनों में, चारों में सबसे कम 2 लाख है, तो 3,30,000 में से 2 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो गए, 1,30,000 टैक्सेबल हो गए, तो ये 1,30,000 यहाँ आ गया। फिर अनकम्यूटेड पेंशन 2 महीने की, फरवरी मार्च की, कम्यूटेड में आपको बता चुका था 1.5 लाख रुपए आएगा। सबको टोटल करेंगे ग्रॉस सैलरी और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा। ठीक है, गिफ्ट और ये देखिए कार की वैल्यू इन्होंने निकाल रखी है, जैसे मैंने बताया था आपको ऑरेली कैलकुलेशन करके। ठीक है, थोड़ा सा बस यहाँ पे जो आंसर है ये हमारा अलग आएगा, इनका ये आ रहा है 5,000 ज्यादा, हमारा 5,000 कम आएगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर 1,000 लोगे तो हमारे केस में ये आंसर आएगा। ठीक है सर, आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 20। Shri Bala employed in ABC as finance manager gives you the list of perquisite provided by the company to him for the entire financial year 19-20। सबसे पहले श्री बाला जी को, जो एबीसी में काम करती हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं, इनको कुछ परक्यूजिट दिए गए। डोमेस्टिक सर्वेंट वाज प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस, प्रोवाइडेड किया गया है, इन्होंने खुद एंगेज नहीं किया गया है, यानी कि ये परक्यूजिट है। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट 1500 पर मंथ, द सर्वेंट वाज एंगेज बाय, ओ लिखा हुआ है एंगेज बाय हिम, यानी कि इन्होंने लिखा है एंगेज बाय हिम। एंगेज बाय हिम होगा तो फिर स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड नहीं देखना है, फिर ये एक्चुअली में परक्यूजिटी नहीं है, इनका एक पर्सनल एक्सपेंडिचर कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। सैलरी इज रिम्बर्स बाय द कंपनी, तो ये रिम्बर्समेंट है, परक्यूजिट नहीं है। इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द सम डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट? तो 1500 पर मंथ है, तो 1500 पर मंथ है। अगर ये रीइंबर्समेंट है फर्स्ट केस में, क्योंकि इन्होंने जो एम्प्लॉई है इन्होंने खुद हायर किया है, तो ये परक्यूजिटी नहीं है, और रीइंबर्समेंट के केस में फुल्ली टैक्सेबल होता है। बट सेकंड केस में अगर कंपनी इनको प्रोवाइड कर रही है तो तब टैक्सेबल होगा जब ये स्पेसिफाइड हो, नॉन स्पेसिफाइड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर 18,000 टैक्सेबल हो रहा है क्योंकि इन्होंने खुद हायर किया है, और अगर कंपनी इनको एम्प्लॉय कर रही है, द कंपनी हैड एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, the facility of such servant is given to the employee, then the perquisite is taxable only in the case of specified employee। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में ये नहीं देखना है यहाँ पर, जब इन्होंने खुद हायर किया ये स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड है, टैक्सेबल है, बट जब कंपनी ने इनको हायर करके दिया हो तभी टैक्सेबल होगा जब ये स्पेसिफाइड है, यही आंसर लिखना है हमको। फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रन आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द कंपनी, एम्प्लॉयर का स्कूल है। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इज कंप्यूटेड 900 पर मंथ, लड़की के लिए और अशोक के लिए 1200, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, तो लड़की के लिए 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि जो स्कूल रन एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है उसमें 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन हो जाती है, तो इसमें तो 1,000 की एग्जेम्पशन हो जाएगी। और 1200 वाले के केस में, जिसमें 1200 है उसमें से 1,000 माइनस हो जाएगा, 200 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। मगर हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में 900 रुपए वाले को तो एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इसको टैक्सेबल किया हुआ है। जैसे वो गिफ्ट वाउचर में 5,000 से ऊपर वाले में सारा टैक्सेबल कर देते हैं, और फिर लिख देते हैं अल्टरनेटिव व्यू है कि 200 टैक्सेबल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि जहां पर चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी में 1,000 की एग्जेम्पशन मिल रही है और वैल्यू आ रही है 1,000 से ज्यादा, तो इन एक्सेस ऑफ 1,000 ही टैक्सेबल होगा। 900 रुपए वाला पूरा एग्जेम्प्ट होगा, और ये 1,200 रुपए वाला जो अशोक के लिए सर्विस दी जा रही है सिर्फ 200 रुपए टैक्सेबल होगा। मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को, इन्होंने खुद ऑल्टरनेटिव व्यू भी दिया हुआ है 200 रुपए के हिसाब से, 12 महीने का 2400, 1,000 रुपए एग्जेम्प्ट। अगर गलत होता है तो ये ऑल्टरनेटिव व्यू ही क्यों दे रहे हैं, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्लैरिफाई भी किया हुआ है, तो यही ज्यादा अच्छा व्यू है। थर्ड, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट्स सच एज टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,10,000 रुपए है, तो 1,10,000 रुपए का 10% टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि 11,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी।
इनको एक गिफ्ट वाउचर दिया गया है 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है। अगर मैरिज होती तो फिर तो सारा एग्जिम्ट होता। मैरिज एनिवर्सरी है, 5,000 तक एग्जिम्ट है, 5,000 टैक्सेबल है, बट आंसर में इन्होंने 10,000 टैक्सेबल किया हुआ है पूरा, और फिर वही दोबारा ऑल्टरनेटिव व्यू दिया हुआ है। इसके अलावा पांचवें केस में टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ श्री बाला एंड द बिल एग्रीगेटिंग 25,000 पेड बाई एम्प्लॉयर। अगर ये टेलीफोन फैसिलिटी है और ये इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर बिल आता है तो ये पूरी तरीके से एग्जिम्ट है, आपको लिखना पड़ेगा। और अगर ये रीइंबर्समेंट है ये तो पूरी तरीके से फिर टैक्सेबल है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ श्री बाला is exempt if it is provided by the company. If it is reimbursed by the company, then it is fully taxable. How is it determined whether it is paid or reimbursed? If the bill of the telephone bill facility is in the name of employee, then it is reimbursement. If the bill is in the name of employer, then it is perquisite. Perquisite is exempt, reimbursement is taxable. हाउसिंग लोन 6% लिया है इसने अपने एम्प्लॉयर से 1 अप्रैल को, 6 लाख रुपए का। श्री बाला पेज 12,000 पर मंथ टुवार्ड्स प्रिंसिपल ऑन द 5th ऑफ ईच मंथ। हर महीने 5,000 रुपए दे रहे हैं। कंप्यूट द चार्जेबल इंटरेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर। और लैंडिंग रेट जो है एसबीआई का 10% है और इन्हें 5% पे 6% पे दिया है। तो सबसे पहले बात ये हो गई, ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, कंसेशनल लोन है और हर महीने 12,000। तो 1 अप्रैल को लोन दिया, 5 अप्रैल को इसने दे दिया होगा वापिस 12,000 रुपए। तो आपने ये देखना है लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द मंथ कितना है। 1 अप्रैल को एम्प्लॉयर ने लोन दिया 6 लाख रुपए का, एम्प्लॉय ने 12,000 रुपए 4 दिन के बाद 5 अप्रैल को वापिस कर दिए, तो 30 अप्रैल को लोन का अमाउंट है 5,88,000। 10% एसबीआई का रेट है जिसमें से 6% एम्प्लॉयर ले रहा है, तो 6% एम्प्लॉयर ले रहा है तो 4% ही टैक्सेबल होगा। तो अप्रैल में 5,88,000 का 4% इंटू में 1/12, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर एनम है इसलिए इंटू में 1/12 करना पड़ेगा। मई में 5,88,000 में से 12,000 और दे दिए होंगे, 5,76,000 होगा, इंटू में 4% इंटू में 1/12, यानी कि हर महीने हम 12-12 हजार रुपए कम करते चले जाएंगे और 4% के रेट से इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि 10% एसबीआई का है तो बट 6% एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, कंसेशनल है। अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक हम ऐसे ही करते रहेंगे और जो इंटरेस्ट परक्यूजिट की वैल्यू आएगी उसकी टोटलिंग कर देंगे 20,880 और ये टैक्सेबल वैल्यू होगी और टैक्सेबल वैल्यू इनकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में 1 से लेके 6 तक जितने भी परक्यूजिट थे इनके, जैसे 18,000 और ये, हमारा आंसर थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि यहाँ पर हम 2,400 लेने वाले हैं, गिफ्ट के केस में 5,000 लेने वाले हैं, इन्होंने 14,400 लिया है, गिफ्ट के केस में इन्होंने पूरा 10,000 लिया, हम 5,000 लेने वाले हैं। तो 5,000 तो यहाँ कम आएगा, 12,000 रुपए यहाँ कम आएगा, 12 और 5 17, तो हमारा आंसर जो है ये 74 to 80 है ना, ये नहीं आएगा, 17,000 इससे कम आएगा और हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसॉप, एबी कंपनी ने 1,000 इक्विटी शेयर श्री चांद को जून में अलॉट किए, जून 19 में, 1920 वाला ईयर है। शेयर्स वर अलॉटेड एट 200 पर शेयर एज अगेंस्ट फेयर मार्केट वैल्यू 300। तो फ्री में नहीं दिए गए, कंसेशनल दिए गए 100 रुपए कम पर। और फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन 300 रुपए थी और फेयर मार्केट वैल्यू वाज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, जैसे लॉ में बताया गया उसके हिसाब से वैल्यू निकाली गई है। तो 300 रुपए का शेयर 200 रुपए में दे दिया गया है, तो यानी कि 100 रुपए कम पर, तो 100 रुपए के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाएगी 1,000 शेयर की और वो 1 लाख रुपए आएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर 1 लाख रुपए है। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 22, X Limited provided the following perquisite to its employee Mr. Y for the previous year 1920. Accommodation taken on lease, accommodation provide की है इनको और खुद कंपनी ने इसको लीज पे लिया है 15,000 रुपए महीना पर। 5,000 रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से। तो देखिएगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किराए पर लेकर प्रॉपर्टी देता है तो याद रखिएगा 15% लेते हैं सैलरी का और रेंट पेड बाय द कंपनी विच एवर इज लोअर लेते हैं। सैलरी देख लेंगे कितनी है इसके अंदर, अगर नहीं दी है तो देख लेंगे कितनी है। लास्ट में दी है सैलरी 10 लाख रुपए, ये पूरे साल की है, एज्यूमिंग हिज सैलरी फॉर परक्यूजिट वैल्यूएशन टू बी 10 लाख। तो 10 लाख का बेटे 15% लेंगे, ये आएगा 1.5 लाख रुपए
और 15,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का 1,80,000 रुपए आएगा, 1,80,000, 1,80,000 और 1,50,000, विच एवर इज लोअर, 1,50,000। तो वैल्यू ऑफ हाउस आ गया 150, बट उसमें से 5,000 रुपए पर मंथ ये रिकवर कर रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, पूरे साल का आ जाएगा 5,000 के अकॉर्डिंग 60,000। वैल्यू आ रही है 150, 150 में से 60 और माइनस कर देंगे तो 90,000 टैक्सेबल वैल्यू आएगी। देखिए रेंट पेड 180, कंपनी जो ने जो दिया, सैलरी का 15% 150, दोनों में लोअर 150, और एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर ने रिकवर किया है 5,000 के हिसाब से 60,000, टैक्सेबल वैल्यू 90,000। इस घर के अलावा इसको फर्नीचर भी दिया जा रहा है जिसका कंपनी हायर चार्जेस पे करी 3,000 पर मंथ, मगर फर्नीचर का कोई अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवर नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फर्नीचर या कोई एसेट प्रोवाइड कराती है, मूवेबल एसेट, तो याद रखिएगा अगर वो कंपनी का अपना नहीं है तो जो भी हायर चार्जेस हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो 3,000 के हिसाब से 12 मंथ्स का 36,000 हो जाएगा, वो 36,000 ऐड कर दिया गया, वैल्यू आ गई 1,26,000। ये आ गई वैल्यू ऑफ कंसेशनल फर्निश्ड एकोमोडेशन। एक कार दी गई है 1200 सीसी की, छोटी कार है, ओन्ड बाय एक्स लिमिटेड, कंपनी की अपनी कार है, गिवन वाई को यानी कि एम्प्लॉय को टू बी यूज बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल, दोनों यूज में हो रही है कार। कार एम्प्लॉयर की है, यूज बोथ पर्पस है, कार छोटी है, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर कर रहा है। तो छोटी कार के अगर कार एम्प्लॉयर ने दी हो, बोथ पर्पस के लिए यूज हो, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर बियर करे, तो याद रखिएगा छोटी कार का 1,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल होता है। साथ में इसको शॉफर भी दिया गया यानी कि ड्राइवर 900 इसके लेंगे, तो 1,800 और 900 2,700, 2,700 इंटू 12 32,400। आप देख सकते हैं कार की वैल्यू 32,400। लास्ट एक गिफ्ट वाउचर दिया गया है 10,000, इसके ऊपर दो व्यू हैं, हम 5,000 वैल्यू लेने वाले हैं, आईसीआई ने इसमें 10,000 लिया है। साथ में हर जगह लिखता है कि ऑल्टरनेटिव व्यू है कि इन एक्सेस ऑफ 5,000 ही टैक्सेबल करें, यानी कि हमारा आंसर 5,000 आएगा, आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से 10,000 है। सर क्या लें बेटे, 5,000 लें, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, आप देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 23, गोयल रिसीव्स फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब है जो भी कंपनी से रिसीव हो रहा है, परक्यूजिट, अलावेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। बेसिक पे मिल रहा है 40,000, हम मान लेते हैं पूरे साल का है ये 40,000। डियरनेस अलावेंस 15,000 रुपए पर मंथ नहीं लिखा है, पूरे साल का मान लिया, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर लिखा है तो हम मान लेते पूरे साल का मिल रहा है। कमीशन परसेंटेज वाली नहीं है, ये बात याद रखना। एंटरटेनमेंट अलावेंस टैक्सेबल होगा, ये नहीं कि एंटरटेनमेंट अलावेंस की डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है और किसी को डिडक्शन नहीं मिलती है। 25,000 मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स हुए हैं, इसका मतलब है ये गवर्नमेंट जो 5 हॉस्पिटल हैं वो नहीं है, कहीं और इलाज कराया है, उसका 25,000 रीइंबर्स हुआ है, ये पूरी तरीके से टैक्सेबल है। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 है, जिसमें से 1,000 एम्प्लॉयर ने दिया तो ये 1,000 रुपए सैलरी में जोड़ेगा। 40,000, 15,000, 10,000, 4,000, 25,000 और 1,000 ये सब सैलरी में जुड़ेगा। हाँ, अगर मेडिकल एक्सपेंस जो रीइंबर्स हुए हैं, अगर ये मान लिया जाए कि मेडिकल एक्सपेंस जो हुए हैं 25,000 रुपए के, सॉरी कि 5 हॉस्पिटल में हुए हैं तो ही एग्जाम्प्ट, मगर रीइंबर्स कहेगा तो इसका मतलब ये है कि इसने कहीं इलाज कराया पहले, फिर अपने एम्प्लॉयर को कहा देखो मेरे इलाज पर या मेरे फैमिली के मेंबर पर ये पैसे खर्च हुए हैं, और फिर एम्प्लॉयर से ले लिए, तो रीइंबर्स वर्ड वहीं लगता है और ये टैक्सेबल होता है, इसलिए 25 तो ये सारे टैक्सेबल हो जाएंगे, इसमें से 1,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा गोयल कंट्रीब्यूट करता है 5,000 रुपए टुवार्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो ये खुद कंट्रीब्यूट करेगा, इसको कहीं नहीं शो करना है, बट जो इसके बिहाफ पर इसकी कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर पे करेगा वो आएगा सैलरी में आएगा। अब हमें देखना है कि वो जो कंट्रीब्यूट, अब यहाँ तो ये लिखा बस गोयल कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती होगी, ये मानना पड़ेगा आपको। यानी कि यहाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी 5,000 होगा। बेटे बेसिक सैलरी है 40,000, डियरनेस अलावेंस मत लो क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है, कमीशन परसेंटेज वाला नहीं है। 40,000 का 12% 4,800 होता है, और कंट्रीब्यूट हुआ होगा 5,000, तो 5,000 में से 4,800 माइनस कर देंगे, 200 रुपए टैक्सेबल होगा। बट आईसीआई ने कहीं नहीं लिया, बस ये लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसका तो कुछ करते ही नहीं है। हमें यहाँ एक एजम्पशन लिख कर आनी पड़ेगी,
और वो अजम्पशन ये लिख कर आनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयर ने भी एज्यूमिंग एम्प्लॉयर कंपनी is also contributing the same towards the recognized provident fund as Mr. Goyal is contributing. That is rupees 5,000. ये लिख कर आना पड़ेगा आपको, ज्यादा बेटर रहेगा और यहाँ 200 रुपए फिर टैक्सेबल हो जाएगा, बट वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के नाम से नहीं होगा, एम्प्लॉयर के। इन्होंने मान लिया कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रही, ये सही अजम्पशन नहीं है। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स वाला आगे, ये सब टोटल। अच्छा, यहाँ पे 200 लेंगे तो थोड़ा सा आंसर हमारे यहाँ अलग आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आंसर हमारा अलग आ जाएगा, हमारा 95,200 आ जाएगा, इनका 95,000 आ रहा है। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, और एंटरटेनमेंट अलाउंस की भी डिडक्शन उन्होंने ली है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है गोयल इज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये लिखा हुआ है गोयल, लास्ट में लिखा हुआ है गोयल इज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन, illustration number 24. In the case of Mr. Hari, ये रिलीफ वाला है क्वेश्चन। एक बार रिविजनरी क्लास जो मैंने डाली उसको देख लें, और लास्ट में ये समझाया है, यहाँ थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। Who turned 67 years on 28 March? You are informed that, याद रहे 67 का सीनियर सिटीजन है। You are informed that salary for the previous year 1920 10,20,000, और इसको एरियर्स मिला है 3,45,000। कंप्यूट करके दिए सैलरी, कंप्यूट नहीं करनी। फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर टू विच द एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू, यानी कि जो 3,45,000 मिला है पिछले 3 साल से कुछ ईयर्स का है रिलेटेड, उसके बारे में डिटेल दी है। 10, 11, 11, 12, 12, 13 इनमें इतनी सैलरी हमें मिली थी और इतना एरियर्स था, उनका टोटल मिला के ये 3,45,000 बनता है इन ईयर्स का, इन फॉर दीज ईयर्स। 10, 11, 11, 12, 12, 13 का एरियर्स ये था, इनका एग्रीगेट करेंगे तो यही आएगा। ये अब मिला है हमको 1920 में, हमें रिलीफ कंप्यूट करनी है। आपने कुछ नहीं करना, पहले मैं बता दूं, ये जो 10,20,000 रुपए है ना बेटे, इस 10,20,000 में 3,45,000 ऐड करके पहले एक बार टैक्स निकाल लो, स्टेप 1। मतलब करंट ईयर की सैलरी में एरियर्स इंक्लूड करके टैक्स निकाल लो, है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सब लगा के टैक्स निकाल लो। वो टैक्स जो भी आएगा उसको उठा के एक तरफ रख दो। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कंप्यूट टैक्स ऑन सैलरी इंक्लूडिंग एरियर्स, यानी कि टोटल आएगा 13,65,000। इस पर कंप्यूट कर लीजिए टैक्स इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऑल्दो मैंने रिविजनरी क्लास में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लिया, बट आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया है, वहां तो मैंने बेसिक बात समझाने के लिए ऐसा बोला है। तो आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर टैक्स निकाल दें, तो वो टैक्स निकालना आप 2,28,280 आएगा, ठीक है सर, 2,28,280 आ जाएगा। अब एक बार क्या करें, सिर्फ 10,20,000 पे टैक्स निकाल दें हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़कर, वो आगे 1,20,640। मैं दिखाता हूं, देखिए, एक बार एरियर्स जोड़कर करंट ईयर की सैलरी में और एक बार एक्सक्लूडिंग एरियर्स करंट ईयर की सैलरी पे इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से हमने टैक्स निकाला। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, हम ये कहेंगे कि आप हमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब, अगर ये 3,45,000 आपको टाइम पर मिलता पैसा, तो भी तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता। चलो कंप्यूट कर लेते हैं। उसके कंप्यूटेशन के लिए आपको 10, 11, 11, 12, 12, 13 और 13, 14 असेसमेंट ईयर के स्लैब रेट दिए हुए, इन्हीं स्लैब रेट का फिर आपको यूज करना होगा। अच्छा, ये 67 का अभी हुआ है, याद रहे कब हुआ है 67 का, 28 मार्च को, यानी कि 28 मार्च को इसका हैप्पी वाला बर्थडे है, उस दिन ये 67 का हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा इस ईयर में कितने साल का था, इस ईयर में कितने साल का था, इस ईयर में कितने साल का था। भाई अगर ये 2020 में हुआ है 67 का, तो 19 में होगा 66, 18 में होगा ये 65, 17 में 64, और 16 में होगा ये 63, 15 में होगा ये 62, 14 में होगा ये 61, 14 में 61, और यहाँ पे होगा 60 का, यहाँ 61 का, यहाँ 60 का, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन होगा ही नहीं। और जब सीनियर सिटीजन नहीं होगा तो इस पर लगेगी स्लैब, ये वाली स्लैब्स लगेंगी नॉन सी, और यहाँ पे क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो ये वाली स्लैब लगेंगी। ये लिखा हुआ है ऊपर, सीनियर सिटीजन के लिए ये वाली स्लैब रेट्स हैं और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये वाली स्लैब रेट है। तो 11-12 में ये नॉन सीनियर सिटीजन है, यहाँ पर, यहाँ ये नॉन सीनियर सिटीजन है, हमने
उसके बर्थडे काउंट कर लिए, यहां पर ये 59 ईयर्स का है, ये वाली स्लैब लगेंगी। और यहां पर 60 ईयर्स का है, यहां पर 61 ईयर्स का है, क्योंकि बर्थडे आता है 28 मार्च 13 को आया होगा, 28 मार्च 14 को बर्थडे आया होगा। यहां पर ये है सीनियर सिटीजन, तो यहां पर जो स्लैब रेट लगेंगी वो ये वाली स्लैब रेट लगेंगी। और उस समय एजुकेशन सेस 2% और सीनियर एंड हायर एजुकेशन सेस 1% ये पहले लगा करता था, जिसकी जगह पर अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने लगा है 4%। पहले ये लगा करते थे, एग्रीगेट 3% लगता था पहले, आप ऐसे कह सकते हैं। चलिए हम निकालते हैं 10-11 का, 11-12 और 12-13 का एरियर्स जोड़कर इन रेट से टैक्स निकालेंगे हम। जैसे देखिए 10-11 में उसका एरियर जोड़ा, 11-12 में ये प्रीवियस ईयर है बेटे, याद रहे ये प्रीवियस ईयर है, एक कंफ्यूजन और दी है। और प्रीवियस ईयर का टैक्स निकालने के लिए असेसमेंट ईयर वाले स्लैब रेट लगाते हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ असेसमेंट ईयर लिखा है, कंफ्यूज मत होना। तो सैलरी लेकर उसमें एरियर्स जोड़ा, 12-13 में सैलरी लेकर एरियर्स जोड़कर, सैलरी 13-14 में सैलरी लेकर एरियर्स जोड़कर। ये इंक्लूडिंग एरियर सैलरी है ये वाली, और ये एक्सक्लूडिंग एरियर सैलरी है ये वाली। इंक्लूडिंग एरियर सैलरी 11-12 की टैक्स निकाला, टैक्स की जो स्लैब रेट लगाई होगी 8,13,000 पर, वो ये वाली लगाई होगी, ये वाली 160 तक नील, 161 से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 8 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%, ये वाली स्लैब रेट यहाँ लगी है यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी उसी स्लैब रेट से यहाँ पर भी टैक्स निकाला होगा, इन दोनों पर फिर एजुकेशन सेस लगा दिया, टोटल अमाउंट इतना आ गया, ये हो गया। यानी कि हमने 11-12 में इतना टैक्स दिया होगा, जबकि हमें एरियर्स अगर समय पे मिलता तो इतना टैक्स देना पड़ता। तो जो डिफरेंस है हम कहेंगे वो हमने शॉर्ट पेमेंट टैक्स की है 11-12 में। 12-13 में हमारी टैक्सेबल सैलरी इतनी है एरियर्स इंक्लूड करके, और इतनी विदाउट एरियर्स है, एक्सक्लूडिंग एरियर्स। यहां पर जो स्लैब रेट लगाएंगे बेटे वो ये वाला लगाएंगे 12-13 में, ये वाला। और 12-13 के अकॉर्डिंग, इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स इतना इतना बनता है। इन पर एजुकेशन सेस लगाया, यानी कि अगर एरियर्स समय पे मिला होता तो इतना टैक्स बनता, जबकि हमने बिना एरियर्स के उस समय टैक्स दे दिया होगा इतना। यानी कि ये जो डिफरेंस है ये हमारी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है। और इसी प्रकार से जो 12-13 की जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है उस पर 13-14 में टैक्स दिया होगा, 13-14 में एरियर्स जोड़कर 10,75,000 आ रहा है, एक्सक्लूडिंग एरियर्स 9,50,000 आ रहा है। तो 10,75,000 पर इस रेट से टैक्स लगा होगा, ये रेट से, और 975 पे भी इस रेट से, क्योंकि यहाँ सीनियर सिटीजन है। और टैक्स लगा होगा, और टैक्स लगाया हमने, ये आया 1,47,500 और ये 1,15,000, फिर इस पर एजुकेशन सेस जोड़ा। यानी कि अगर हमें समय पर थर्ड ईयर का एरियर्स मिला होता, जो 12-13 में एरियर्स मिला है वो 12-13 में मिल गया होता है, यानी कि असेसमेंट ईयर 13-14 में हमें टैक्स इतना देना पड़ता, जिसमें से हम इतना दे चुके हैं। यानी कि इस ईयर में इन दोनों का डिफरेंस, इस ईयर में इन दोनों का डिफरेंस, इस ईयर में इन दोनों का डिफरेंस हमने शॉर्ट पेमेंट की है। या ये कह लो 1, 2, 3, इन तीनों को जोड़ लो, वो बनता है 3,91,400। और इनको जोड़ लो 78 विदाउट एरियर्स वालों को, वो बनता है 2,99,215। यानी कि जब हमने टैक्स इतना दे दिया होगा टैक्स, जबकि देना इतना था, यानी कि हमने कितनी शॉर्ट पेमेंट करी, 92,185। गवर्नमेंट हमसे एक्स्ट्रा कितना मांग रही है, 1,07,640। तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इतना मांग रही है, जबकि एक्स्ट्रा उसको इतना मांगना चाहिए, तो जो बाकी का डिफरेंस है वो रिबेट है या रिलीफ है, तो इतने की रिलीफ मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स पेबल हो कितना रहा था इंक्लूडिंग सैलरी, 2,28,280, उसमें से एक ये रिलीफ मिल जाएगी। ये टैक्स पेबल हमें आखिर में देना पड़ेगा। जब मैंने इसको रिविजनरी क्लास में समझाया है तो वहां मैंने एजुकेशन सेस को कंसीडर नहीं किया था, एजुकेशन सेस को कंसीडर करना है, वहां मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए एजुकेशन सेस नहीं लिया था। ये इलस्ट्रेशन थे कुछ, इसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं 4-5, इनको भी देख लेते हैं हम। ये एचआरए की कैलकुलेशन है, इसमें मैं आपको बता दूं एचआरए में वहां से कैलकुलेशन अलग हो जाती है जहां से आपको कुछ भी कैलकुलेशन में रेंट पेड, सैलरी, लोकेशन ऑफ द हाउस और एचआरए का अमाउंट अलग हुआ हो। इसको बेसिक सैलरी 10,000 रुपए मिल रहा है, जो 100% डियरनेस अलाउंस
बेसिक सैलरी का लेना है जिसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। कंपनी इसको एचआरए देती है 6,000 रुपए, जो बढ़ाकर इन्होंने 7,000 कर दिया है 1 जनवरी से। याद रहे 1 जनवरी से बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। इसको इंक्रीमेंट मिलता है 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बेसिक सैलरी में, ये 1 फरवरी से बढ़ गया। तो 1 जनवरी में चेंज आया, 1 फरवरी में चेंज आया। तो जनवरी का कैलकुलेशन अलग, फरवरी तक फरवरी से कैलकुलेशन अलग। रेंट पेड अप्रैल मई का नील है क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो जब ये पेरेंट्स के साथ रहता है अप्रैल मई में, तो याद रखिएगा इसको एग्जिबिशन ही नहीं मिलेगी क्योंकि इसने कोई रेंट पे ही नहीं किया। तो अप्रैल मई का कॉलम तो बनाना, बट एग्जिबिशन नहीं मिलेगी। जून से अक्टूबर तक 6,000 रुपए है और गाजियाबाद में रहता है। नवंबर से मार्च तक 8,000 रुपए और दिल्ली में रहता है। गाजियाबाद के लिए सैलरी का 40% लेना है और दिल्ली के लिए 40% लेना है। अब आइए शुरू करते हैं। एक कॉलम तो बनेगा बेटे अप्रैल मई का क्योंकि ये रेंट ही पे नहीं कर रहा था। जून से इसने रेंट पे करना शुरू करा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एक कॉलम इनका बनेगा जून से अक्टूबर तक का। फिर एक कॉलम बनेगा नवंबर दिसंबर का। सर मार्च तक का नहीं, नहीं बेटे मार्च तक का नहीं, क्योंकि जनवरी में इसका जो एचआर है वो 7,000 हो गया। तो नवंबर दिसंबर का कॉलम अलग। फिर एक जनवरी का कॉलम बनेगा, सिर्फ जनवरी का। क्यों सर? क्योंकि बेटे जनवरी के बाद फरवरी से इसका बेसिक सैलरी चेंज हो गया। और लास्ट में एक फरवरी मार्च का कॉलम बनेगा, इसलिए इसके अलग अलग कॉलम बने। और ये कैलकुलेशन आप करेंगे। एक वीडियो मैंने डाल दी है एचआरए की, उस वीडियो को देखकर ही आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे एचआरए की वीडियो की। तो आपको सैलरी की 4 वीडियो मिलेंगी। एक सैलरी का इंट्रोडक्शन आपको यूट्यूब पे मिलेगा, एक सैलरी की रिविजनरी क्लास मिलेगी, और एक क्वेश्चन आंसर की, और एक एचआरए की। ठीक है, बहुत यूजफुल होंगी ये चारों क्लासेस, आप देखिएगा। और बाकी कैलकुलेशन इजी। मिस राखी इज एन एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी। ये एम्प्लॉय है प्राइवेट कंपनी में। दोस्तों मैंने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो थोड़ा जल्दी में समझा दिया, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं उसको समझाना नहीं चाहता हूँ। मैं एक एचआरए के एग्जामिनेशन की पूरी वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा, या डाल दी है आप ये समझिए, और आप उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। राखी इज एन एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी। ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर है, ये सब देखना होता है। शी रिसीव मेडिकल बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सबसे पहले लिखा रीइंबर्समेंट। मेडिकल एक्सपेंस बाई मिसिज राखी, इनकर्ड बाई मिसिज राखी। खर्चा मिसिज राखी ने किया, बाद में रीइंबर्समेंट हुआ। जनरली ये मीनिंग निकाला जाता है कि इसने जाके इलाज करा लिया, इसके परिवार वालों, बाद में इसने कंपनी को अपने मेडिकल बिल्स दी और कंपनी ने उसको पेमेंट कर दी कि भाई ये लो तुम्हारा खर्च हुआ था। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर, सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर। सेल्फ एम्प्लॉयड डॉटर का मतलब है उनकी डॉटर खुद का काम करती हैं, इन्हें प्राइवेट क्लिनिक में उनका इलाज कराए 4,000 रुपए का। ये फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि ये ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ना ईएसआई का हॉस्पिटल है, ना ये कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, ना ये कोई स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है फॉर डिसीज, और ना ही एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है। तो ये 4,000 फुल्ली टैक्सेबल है। फैमिली डॉक्टर से 8,000 रुपए खर्च किए हैं अपने ऊपर, वो भी टैक्सेबल है। मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर इन ए नर्सिंग होम, ये फैमिली में आती ही नहीं, और दूसरा नर्सिंग होम में हुआ इलाज, ये भी टैक्सेबल है। नंबर 2, पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी टेकन ऑन हर हेल्थ। तो मेडिक्लेम पॉलिसी जो ली है उनकी अपनी हेल्थ पर, ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय या उसके किसी फैमिली मेंबर के हेल्थ पर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहिए, वो कराता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। मेडिकल अलावेंस दोस्तों ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसका मेडिकल फैसिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। मैंने पहले बताया कैश में मेडिकल के नाम पर कोई भी पैसा दिया जाए वो टैक्सेबल होता है। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स हुए ऑन द सन्स ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये एग्जेम्प्ट है। सन सबसे पहले फैमिली का सदस्य है, दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए हैं, ये एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, ये एग्जेम्प्ट परक्यूजिट है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड, विदेशों में हुआ है ये खर्च, और वहां पे जो फॉरेन ट्रेवल है तो
और आरबीआई ने इसकी जो लिमिट है वो 2 लाख दी है, और साथ में वहां जो स्टे करने का खर्चा है वो 1,20,000 है। टोटल ये खर्च हो गया 2,25,000। आरबीआई परमिशन दे रहा है 2 लाख का, तो 25,000 टैक्सेबल होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में सारा टैक्सेबल है, सेकंड केस में 7,500 एग्जेम्प्ट है परक्यूजिट के नाम पर, 2,000 रुपए के हिसाब से मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है, ये 5,000 एग्जेम्प्ट है। तो आप खुद देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है। और मेडिकल परक्यूजिट के नाम पर जो आउटसाइड इंडिया हुआ है बेटे वो 25,000 टैक्सेबल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 2,25,000 इनके खर्च हुए हैं, 2 लाख की लिमिट है, तो बाकी का 25,000 टैक्सेबल है। बार इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पर पैसा खर्च हुआ है 1,05,000। और एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल, ट्रैवलिंग पर और स्टे पर एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वन अटेंडेंट, इस पर पैसा खर्च हुआ 1,20,000। द कंडीशन सब्जेक्ट टू अबाउ एक्सपेंडिचर वुड बी एग्जेम्प्ट आर एस फॉलो। पहली कंडीशन क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्यूजरी टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने जितना परमिशन दिया है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हैं वो भी एग्जेम्प्ट होंगे अगर आपकी जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम इसको छोड़कर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को छोड़कर 2 लाख रुपए या उससे कम है। हमने एज्यूम कर दिया कि लिमिट ऑफ 2 लाख प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई पर्टेन्स टू बोथ एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ माइनर सन एज वेल एक्सपेंडिचर ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ मिसेज राखी एंड हर माइनर सन। Such expenditure would be excluded from the perquisite subject to a maximum of rupees 2 lakh. If such expenditure is less than 2 lakh, it would be fully excluded. The foreign travel expenditure of Mrs. Raki and her minor son borne by employer would be excluded from the perquisite only if GTI of Miss Raki as computed before including said expenditure does not exceed 2 lakh. मैं समझा देता हूँ इसका मतलब। ये कह रहे हैं कि जो स्टे करने के खर्चे हैं अब्रॉड में, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो एग्जेम्प्ट होगा जितना आरबीआई ने परमिशन दिया है। आरबीआई ने परमिशन को गिवन क्वेश्चन में 2 लाख का दिया है, तो 2 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। बट प्रॉब्लम यह है, साफ इसलिए नहीं कह रहे 25,000 टैक्सेबल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बताया कि जो 1,20,000 है उसमें ट्रैवलिंग के एक्सपेंस है। तो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं वो तब जब ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस परक्यूजिट में भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस छोड़कर, मतलब जीटीआई में सब ले लो, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, सब ले लीजिए आप, क्लबिंग व्लबिंग सब, क्योंकि जीटीआई कह रहा है। सेट ऑफ लॉसेस वो सब करने के बाद सिर्फ क्या, सैलरी में भी सब ले लीजिए, बेसिक सैलरी ले लीजिए, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर हैं तो वो, परक्यूजिट है तो वो, परक्यूजिट पे भी मेडिकल परक्यूजिट भी ले लीजिए, जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी ले लीजिए, जो स्टे एक्सपेंस है क्या मत लीजिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अगर वो सब जीटीआई आपका 2 लाख रुपए या उससे कम आ रहा है तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस टैक्सेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये अलग अलग आंसर देने थे, हमने अलग अलग आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिए, परक्यूजिट के बारे में पूछे थे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड, अच्छा एक वीडियो में हम कुछ पास एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, वो जून के आखिर तक आएगी वीडियो। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन ए मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन 1,000 पर मंथ, ठीक है। कमीशन फिक्स है, इसका मतलब टर्नओवर बेस नहीं है। कंपनी प्रोवाइड्स हिम द फॉलोइंग, कंपनी प्रोवाइड्स हिम द फॉलोइंग बेनिफिट्स। ए कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम, कंपनी के पास अपना एक घर है, उनको दिल्ली में दिया गया है, साथ में फर्नीचर दिया गया 2,40,000 का, वाज प्रोवाइडेड ऑन 1 अगस्त। तो हम मान लेते हैं फर्नीचर भी 1 अगस्त को दिया गया है, घर भी 1 अगस्त को, तो आंसर अलग होगा। और ये मानोगे घर 1 अप्रैल को दिया गया है, फर्नीचर 1 अगस्त को, तो आंसर अलग होगा। ये पर्सनल लोन 5 लाख रुपए का 1 जुलाई को दिया गया है, ऑन विच इट चार्जेस इंटरेस्ट 6.75%, जिस पर कंपनी 6.75% से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, जबकि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट उसी सेम लोन पर 12.75% है। और ये लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा है, यानी कि हमने इसमें से कुछ भी रीपेमेंट नहीं करा है। तो 5 लाख रुपए पर
12.75% से मत लेना, 12.75 माइनस 6.75, 6% आएगा तो 5 लाख का 6%, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये कंसेशनल इंटरेस्ट है तो 6%, 5 लाख का 6%, 30,000 आ जाएगा। हिज सन इज अलाउड टू यूज अ मोटरसाइकिल, ये देखने वाली चीज है, मोटर कार नहीं है मोटरसाइकिल है, तो इस पे मोटरसाइकिल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बिलोंगिंग टू द कंपनी, कंपनी की अपनी है, द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल फॉर 60,000 ऑन 1 मई 2016, द मोटरसाइकिल वाज फाइनली सोल्ड टू हिम ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर 30,000। मतलब कंपनी ने इसको एक मोटरसाइकिल दे दी यूज करने के लिए, लिखा है टू यूज, तो बेटे अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई इसने यूज की मोटरसाइकिल, कंपनी की अपनी मोटरसाइकिल है। 60,000 रुपए का 10% लिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई मूवेबल एसेट लैपटॉप कंप्यूटर को छोड़ के दी जाए एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो 10% लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट का, तो 60,000 का 10% 6,000 आएगा, बट वो पूरे साल का आएगा, आप 4 महीने का लेना, नहीं 1 मई को दी गई है, सॉरी नहीं ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का आएगा, तो 15,000 6,000 आएगा, उसका 4 महीने का ले लेना 1,500 आएगा। बट फाइनली वो 1 अगस्त को उसको बेच दी गई है, 16 में खरीदी थी, तो 1 मई 16 से 1 मई 17 तक 1 साल, 1 मई 17 से 1 मई 18 तक दूसरा साल, 1 मई 18 से 1 मई जून तक, 1 मई 19 तक तीसरा साल हो जाएगा। 3 साल का हम 60,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सर किस रेट से? देखिए बेटे ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, ठीक है, ये मोटर कार भी नहीं, मोटरसाइकिल है, और मोटरसाइकिल पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 60,000 रुपए की वैल्यू पर 10% की रेट से 3 साल का डेप्रिसिएशन, बेटे 18,000 बनता है, टोटल वैल्यू आएगी 42,000 रुपए। 42,000 की मोटरसाइकिल इसको 30,000 में दे दी गई, तो 12,000 रुपए तो ये टैक्सेबल होगा इसका, और यूज ऑफ मोटरसाइकिल भी टैक्सेबल होगा, तो 12,000 तो ये हो गया टैक्सेबल, आप देख सकते हैं 12,000 जो इसको मोटरसाइकिल दे दी गई है, साथ में इसको यूज करने के लिए भी दी गई है, तो यूज करने वाला कॉन्सेप्ट अलग है, ये ट्रांसफर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई तो इसने 4 महीने तो यूज करी है, तो वो तो हो गया 60,000 का 10% इंटू 4/12, वो तो 1,500 आएगा, और इसको फिर अगस्त को इसको मोटरसाइकिल ही दे दी गई है, 42,000 की वैल्यू बनती है, 30,000 में दे दी गई, तो 12,000 की, इसलिए आप आंसर में देखिएगा यूज ऑफ मूवेबल एसेट 2,000 अलग है और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल मोटरसाइकिल अलग है, यूज ऑफ मोटरसाइकिल अलग है और ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल अलग है, इसलिए 2 पॉइंट है, प्लीज देखिएगा दोबारा से। ये यूज वाला परक्यूज रेट है, अप्रैल मई जून जुलाई इसने यूज की है, अगस्त से इसको मिल गई, तो हमने अगस्त तक का 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, 3 साल कुछ महीने कंपनी ने यूज की है, हम परफेक्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेते हैं, यानी कि कंप्लीट ईयर का 3 साल का स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल दिया। मोटरसाइकिल है, अगर मोटर कार होती तो WDV मेथड लेते और डेप्रिसिएशन का रेट 20% लेते। ठीक है सर, ये हो गई मोटरसाइकिल वाली बात, पर्सनल लोन वाली बात भी हो गई। आइए हम रेंट फ्री एकोमोडेशन वाली बात बता देते हैं। घर किसका है? एम्प्लॉयर का, कंपनी का है, तो सैलरी का 15% लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि घर एम्प्लॉयर का दिल्ली में दिया गया है, और हम पूरे साल की सैलरी ले लेंगे। ये मान लेंगे फर्नीचर बाद में दिया है, तो फर्नीचर जब दिया है उसको, फर्नीचर को तब जोड़ेंगे, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू सिर्फ उतने महीने की लेंगे। मतलब हमने यहाँ एज्यूम किया है, जो फर्स्ट केस दिया हुआ था कि फर्नीचर 1 अगस्त को दिया गया है, फर्नीचर 1 अगस्त को दिया गया है, जबकि घर इसको 1 डेट को ही दे दिया गया होगा प्रीवियस ईयर की। क्योंकि घर एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय को दिया है, दिल्ली में है, सैलरी का 15% लेंगे, एम्प्लॉयर का घर होता है, तो पॉपुलेशन देखते हैं शहर की, 25 लाख से दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सैलरी का 10% लेंगे। और सैलरी में क्या क्या लेंगे? बेसिक सैलरी लेंगे, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट लेंगे, कमीशन हर प्रकार की लेंगे। तो हमने वही किया है, बेसिक सैलरी ली है जी 25,000 रुपए 12 महीने की, कमीशन ली है 12,000 रुपए, और साथ में हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी इसको मिला है। देखिए जरा कहाँ पे है, ये रहा, 1,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस है, 1,000 कमीशन है, डीए नहीं है इसके अंदर, तो 1,000 2,000 हो गया। तो 25,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का बेसिक सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कमीशन सब मिलाकर जितना भी आएगा उसका 15% 48,600 हो गया। इस 48,600 में फर्नीचर की वैल्यू जोड़ी जाएगी। फर्नीचर है 2,40,000 रुपए का, 10% के रेट से फर्नीचर की वैल्यू बनती है 24,000 रुपए, क्योंकि फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, बट वो दिया गया है 1 अगस्त को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बनते हैं, तो 2,40,000 का 10% 24,000 आता है। 24,000 तो पूरे साल की वैल्यू इंटू में 8/12 कर देंगे और वो 16,000 आएगी, इसलिए 48,600 में 16,000 आप देख सकते हैं आंसर में जोड़ा गया है वैल्यू ऑफ फर्नीचर।
सबसे पहले बेसिक सैलरी आ गया, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर इसकी तो डिडक्शन मिलती है बेटे, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, टैक्सेबल सबके लिए होता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट, सैलरी में सबकी ऐड होता है। ये आरएफए की वैल्यू आ गई, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन की वैल्यू देखिए, मैंने बताया था। सर आपने तो 30,000 बताया था, हाँ मैंने 30,000 बताया था, 5 लाख का 6%, बट क्योंकि लोन उसको 1 जुलाई को दिया गया है, इसलिए जुलाई से ही कंप्यूटेशन की जाएगी। अप्रैल मई जून में इसके ऊपर लोन ही नहीं था, जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं, इसलिए 22,500 ही आएगा, 22,500। यूज ऑफ मोटरसाइकिल, ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल में बता चुका हूँ, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 4,25,100। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000, और क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट था कि प्रोफेशनल टैक्स इसने पे किया है खुद 2,000। अगर यही 2,000 एम्प्लॉयर पे करता तो पहले सैलरी में ऐड भी होता ऊपर और नीचे डिडक्शन भी मिलती, अब फिलहाल डिडक्शन मिलेगी और इनकम अंडर दैट सैलरी 3,73,100 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये बालाजी वाला क्वेश्चन है, मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें बेटे बेसिक सैलरी 50,000 रुपए महीना है अक्टूबर तक, यानी कि 7 मंथ, तो 50,000 इंटू 7 कर देना, और नवंबर से इसकी बेसिक सैलरी 60,000 हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 4.100 पर। बालाजी हैं, वो एक बीटा लिमिटेड में काम करते हैं, मैंने अपनी बुक में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बेटे, फिर मैं इस वीडियो को आगे सुनना। तो 50,000 के अकॉर्डिंग 7 मंथ का 3.5 लाख हो जाएगा, और 60,000 का 5 महीने का 3 लाख हो जाएगा। टोटल बेसिक सैलरी इसकी 6,50,000 हो जाएगी। डियरनेस अलाउंस बेसिक सैलरी का 40% यहाँ लिखा है, तो 6,50,000 का 40% 2,60,000 हो जाएगा। अक्टूबर मंथ में इसको एक बोनस दिया जाता है 1 महीने का, अक्टूबर की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, और बोनस जो दिया जाता है वो 1 मंथ सैलरी के बराबर दिया जाता है। 1 मंथ सैलरी में इसने कहा है कि बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस दोनों को मिला के बोनस दिया जाता है। तो अक्टूबर मंथ की सैलरी इसकी 50,000 है, 50,000 का 40% डियरनेस अलाउंस होगा, 20,000, 50,000, 20,000, 70,000, इसलिए बोनस 70,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में है वो बेसिक सैलरी का 60% है, तो बेसिक सैलरी पूरे साल की 6.5 लाख आएगी, 6.5 लाख का 16%। बट जो एग्जेम्पशन मिलती है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो 12% मिलती है, मगर 12% बेसिक सैलरी का नहीं होता है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन, कमीशन इस क्वेश्चन में है नहीं, और डियरनेस अलाउंस जो है 2,60,000 वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है, तो अल्टीमेटली बेसिक सैलरी बचता है। तो 16% बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और बेसिक सैलरी का 4% 12% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12% बेसिक सैलरी का नहीं होता है, मैं जानता हूं, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन का होता है, बट डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, प्लस परसेंटेज कमीशन भी नहीं है, तो अल्टीमेटली बचा क्या बेटे, बेसिक सैलरी। तो बेसिक का 16% कंट्रीब्यूशन, 12% एग्जेम्पशन, 4% टैक्सेबल, तो 6,50,000 का 4% निकाल लेना, 26,000 आएगा। प्रोफेशनल टैक्स 2,500 है, जिसमें से 2,000 एम्प्लॉयर ने दिया, ये 2,000 एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा, बट जब डिडक्शन मिलेगी तो पूरे 2,500 की मिलेगी। इसके अलावा इसको एक लैपटॉप दिया गया है फॉर बोथ ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज, दोनों के लिए दिया गया है। लैपटॉप की जो कीमत है वो 45,000 है, कंप्यूटर की 35,000 है। 45,000 और 35,000 दोनों मिला के, तो ये लैपटॉप इसको यूज करने के लिए दिया गया है, तो यूज करने के लिए अगर लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाए तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू नील होती है, इसलिए ये नील हो जाएगा, नोट में लिख कर आना पड़ेगा। इफ लैपटॉप और कंप्यूटर इज गिवन ओनली फॉर यूज देन इट्स टैक्सेबल वैल्यू शैल बी नील। मोटर कार ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की मोटर कार है, 1.6 लीटर से ज्यादा का इंजन है, यानी कि बड़ी कार है। प्रोवाइडेड एम्प्लॉय को 1 नवंबर को हुआ है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इसके लिए ही परक्यूजेट कंप्यूट होगा। ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज हैं। रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस 1 नवंबर से 31 मार्च तक सारे के सारे एम्प्लॉयर ने किए हैं, और कार मगर एम्प्लॉय चलाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर की कार है, बड़ी कार है, तो 2,400 हो गए। ड्राइवर है नहीं तो 2,400 में 900 नहीं जोड़ेंगे, बस 5 महीने का इंटू कर देंगे 5, क्योंकि दोनों पर्पस के लिए, इसलिए हमने लिमिट लेनी है 1,800, 2,400, 600, 900, तो 2,400 इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि कार एम्प्लॉयर की है, बड़ी कार है, इसलिए 2,400 आएगा। 5 महीने इसलिए आ रहा है क्योंकि नवंबर से मार्च तक लेना है, तो 12,000 हो जाएगा। उसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन है, उसमें 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिलती है, बट इसके 3 बच्चे हैं, सेकंड बर्थ पर इसके यहाँ ट्विंस हुए हैं, उन ट्विंस को एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो तीनों बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इसलिए 8वां जो पॉइंट है परक्यूजेट का वो एग्जेम्प्ट होगा पूरी तरीके से। अब आप आंसर देख सकते हैं, बेसिक पूरा ले लिया, डियरनेस अलाउंस ले लिया, बोनस ले लिया इक्वल टू अक्टूबर मंथ सैलरी, कंट्रीब्यूशन आ गया 4%, बेसिक सैलरी का, वैसे बेसिक का नहीं आता डायरेक्ट, डीए और कमीशन ना होने की वजह से ऐसा आया। एम्प्लॉयर ने जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया था वो, और वैल्यू ऑफ मोटर कार 12,000 हो गया, टोटल सैलरी इतनी आ गई।
जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिल गई। सर प्रोफेशनल टैक्स में तो एम्प्लॉयर ने भी पे किया है, किसी ने भी पे किया और डिडक्शन सबकी मिलती है, इसलिए सब आ गया इसमें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। जी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमने अपनी बुक में दिया हुआ है एसीआई के मॉड्यूल से। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू एक्स टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। एक्स एक रेगुलर एम्प्लॉई हैं और इनको अपॉइंट किया गया है 1 जनवरी 19 को। कितने की सैलरी पर? 20,000 की। तो 1 जनवरी 20 को इनकी सैलरी हो जाएगी 21,000। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अप्रैल से दिसंबर तक इनकी सैलरी रहेगी 20 और जनवरी फरवरी मार्च में इनकी सैलरी हो जाएगी 21,000। तो 20,000 इंटू में 9 और 21,000 इंटू में 3। 20,000 इंटू में 9 करोगे 180 आएगा, 1,80,000। 21,000 इंटू 3 करोगे 63,000 आएगा। 1,80,000 और 63,000 का टोटल करोगे तो इनकी बेसिक सैलरी 2,43,000 आएगी। इसके अलावा इनको डीए दिया जाता है 10% एंड बोनस 10%। ही इज पेड 10% डीए। तो 2,43,000 का बेसिक का 10% ले लेना, 24,300 इनका डीए हो जाएगा। बोनस इक्वल टू 1 मंथ पे लिखा है, बट ये नहीं बताया, लिखा है आगे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो देख लेंगे मार्च की सैलरी कितनी है। मार्च की सैलरी बेटे 21,000 है, क्योंकि जनवरी में इनकी सैलरी इंक्रीज हुई होगी। 1 जनवरी 19 को ये अपॉइंट हुए हैं, तो 1 जनवरी 20 को इनकी 2020 को इनकी सैलरी 20 से बढ़कर 21,000 हो गई होगी। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में इनको 21,000 के हिसाब से सैलरी मिली होगी। और ये कह रहे हैं बोनस इनको मार्च के हिसाब से मिलता है, तो मार्च का बेसिक पे 21,000 है, तो बोनस 21,000 हो जाएगा। इसके अलावा ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 15% टुवार्ड्स पे। पे का मतलब यहाँ बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस फॉर द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और इतना ही कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। तो 15% एम्प्लॉय, 15% एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का यहाँ कुछ नहीं करना है, ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करते समय कुछ नहीं करना है। एम्प्लॉयर का जो है वो 3% टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिक सैलरी 2,43,000 आएगी और डियरनेस अलाउंस 24,300 आएगा। 2,43,000 प्लस 24,300 इन दोनों को एग्रीगेट करके, कमीशन है नहीं उसका 3% ले लेना, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी आरपीएफ की, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ही इज प्रोवाइडेड फ्री हाउसिंग फैसिलिटी विच हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी। इसको घर दिया गया है जो कंपनी ने खुद किराए पे लिया है 10,000 रुपए महीना पे। 10,000 रुपए महीना के हिसाब से 12 महीने का किराया जो कंपनी पे करेगी 1,20,000 आएगा। साथ में इसकी सैलरी का 15% देखा जाएगा। सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा, बोनस आएगा, कमीशन है नहीं। लैपटॉप की फैसिलिटी एक परक्यूजिट है, ये नहीं आएगा। मेडिकल फैसिलिटी एक परक्यूजिट है, ये नहीं आएगा। हाउस कीपर परक्यूजिट है, गिफ्ट वाउचर परक्यूजिट है, ये सब नहीं आएगा। कन्वेंस अलाउंस एक्सेप्ट है, इसलिए नहीं आएगा। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी परक्यूजिट है, इसलिए नहीं आएगा। सिर्फ टेलीफोन अलाउंस आएगा 500 रुपए महीना के हिसाब से 6,000। तो बेसिक 2,43,000, डियरनेस अलाउंस 24,300 और बोनस आएगा 21,000 का, और साथ में आएगा क्या बोलते हैं टेलीफोन अलाउंस 6,000 का। उन सबको ऐड करके उसका 15% ले लेना, निकाल लेना 15% कितना आता है। और 1,20,000 रेंट पेड बाय द कंपनी टू द लैंडलॉर्ड इन विच एम्प्लॉय इज लिविंग और रिसाइडिंग और ड्वेलिंग व्हाटएवर। दोनों में लोअर जो आएगा वो जहां तक सैलरी का 15% ही आएगा, वो वैल्यू ऑफ आरएफए होगा। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप नीला आएगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। कंपनी ने रीइंबर्स किया है। रीइंबर्स करने का मतलब होता है कि इलाज उन 5 हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये सॉरी वो एग्जेम्प्ट होता है, ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 25,000। 1,000 रुपए हाउस कीपर की मंथली सैलरी है, 12,000 रुपए बनेगा, ये भी रीइंबर्समेंट है, ये भी परक्यूजिट नहीं है। रीइंबर्स का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बता दूं, रीइंबर्स का मीनिंग ये परक्यूजिट नहीं होता है। रीइंबर्स का मतलब है एम्प्लॉय ने खुद अपॉइंट किया होगा नौकर को और पैसे ले लिए होंगे एम्प्लॉयर से, तो ये परक्यूजिट नहीं होता है, ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। ये माना जाता है कि पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर ने बियर किए, तो 12,000 रुपए आएगा। गिफ्ट वाउचर में 2 केसेस हैं, 5,000 भी ले सकते हैं आप, 10,000 पूरा ले सकते हैं। आईसीआई 10,000 लेता है, बट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक्सप्लेन किया है, ये ऑल्टरनेटिव व्यू में लिख देंगे आंसर के अंदर कि आप इन एक्सेस ऑफ 5,000 ले सकते हैं, यानी कि हम अपने आंसर में 5,000 लेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे और उनके आंसर में। कन्वेंस अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 1,000 रुपए पर मंथ है, ये उस कैटेगरी का अलाउंस है जो कि 10-14 क्लॉज आई में आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंट और अमाउंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज लोअर। 1,000 रुपए मिले और क्वेश्चन में लिखा है ये एक्चुअल अमाउंट के बराबर है जितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, सारा का सारा एग्जेम्प्ट। इसको एक्सीडेंट पॉलिसी मिली है, ये पूरी एग्जेम्प्ट होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और टेलीफोन अलाउंस 500 रुपए के हिसाब से 12 महीने के 6,000।
आप देख सकते हैं बेसिक 243, डियरनेस अलाउंस, बोनस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने पहले बता दिया था 3% लेंगे। टेलीफोन अलाउंस आ गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए इन्होंने नोट बनाया है। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए देखिए इन्होंने बेसिक सैलरी, डीए, बोनस और टेलीफोन अलाउंस ये इसका 15% लिया है, और साथ में रेंट जो पे किया है उसे 1,20,000, 1,20,000 इसका 15%, दोनों में लोअर 44,145 है, तो 44,145 आ गया। मेडिकल रीइंबर्समेंट पूरा 25,000 आया है। अगर ये 5 हॉस्पिटल में इलाज होता तो कुछ नहीं आता, नील आता। हाउसकीपर का रीइंबर्समेंट नहीं होता, अगर मान लो ये परक्यूजिट होता तो भी ये टैक्सेबल होता, क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सैलरी 50,000 से ज्यादा है, बट नॉन स्पेसिफाइड के लिए जो परक्यूजिट होता है वो एग्जेम्प्ट है। फिलहाल ये बात करने की जरूरत नहीं है, रीइंबर्समेंट तो टैक्सेबल होता है। गिफ्ट वाउचर के लिए इन्होंने नोट लिख दिया, हम यहाँ पे 5,000 लेंगे, इसलिए हमारी ग्रॉस सैलरी 5,000 से कम आएगी, हमारी आएगी ग्रॉस सैलरी 3,88,464, और डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके, तो हमारा यहाँ जो आंसर आने वाला है 3,38,464 आएगा। अब जरा देख लीजिए, इन्होंने नोट भी दिए, और यहाँ देखिए ऑल्टरनेटिव व्यू में क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद इन्होंने समरी दी है, उसको आप रिवीजन के बतौर पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पे हमारी रिविजनरी क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को बोला है, रिवाइज किया है जल्दी जल्दी। वो आपके फायदे में आएगी, आपको बेनिफिट देगी वो जब आप क्या बोलते हैं रिवीजन करेंगे। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जाम्शन अंडर 1010 20 लाख रुपए है, सब मालूम है। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट ये 1010C वॉलंटरी रिटायरमेंट में 5 लाख है। एचआरए में पटना के लिए 40% मिलेगा, क्योंकि हमने मान लिया 25% से कम है, अगर 25 लाख से कम है। अगर आप कहते हैं जी नहीं इसकी यहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है, तो 50% लेंगे सैलरी का। रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड 40 कह रहे हैं, 50 लेंगे अगर पटना की आप मानते हैं ज्यादा है जनसंख्या। ये हमारी असम्पशन पे बेस्ड है, वरना हमें सब फिर तो सबकी याद करनी पड़ेगी, कहाँ की जनसंख्या कितनी है, वो सब याद करने का समय नहीं है। अनिरुद्ध स्टे इन न्यू दिल्ली, बेसिक सैलरी 10,000, ईयरनेस 60% है, 6,000 का 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। एचआरए 5,000 है। ही इज एंटाइटल्ड ए कमीशन 1% ऑन टर्नओवर। अनिरुद्ध पे रेंट ऑफ 5,500, टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम 12 लाख रुपए। एचआरए की एग्जेम्पशन बतानी है, कुछ भी नहीं। आप क्या करना, एचआरए रिसीव 5,000 लेना, 5,000 इंटू 12 कर देना, एचआरए रिसीव। और रेंट पेड है आपका 5,500 इंटू 12 माइनस 10% करना, किस किस का, 10,000 प्लस 3,600, 6,000 का 60%, 3,600, 10,000 इंटू 12, 3,600 इंटू 12, और कमीशन 12 लाख का कितने परसेंट, 1% ले लेना, वो 12,000 हो जाएगा। उसका फिर 10% करना, और रेंट पेड में से माइनस कर देना। और 30 न्यू दिल्ली में रहता है, जो भी सैलरी आपकी सेकंड पार्ट में आई है जिसका आपने 10% लिया, उसी का 50% लेना, कैलकुलेशन कर देना। और ये सिर्फ हिंट दिया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन का, किसी परक्यूसिट की कैलकुलेशन का एमसीक्यू आ सकता है। वेयर दिस इज ए डिसीजन टू इंक्रीज द डीए इन मार्च 2020 with retrospective effect from 1st April, and the increased DA is received in April 2020. The increase in taxable डिसीजन कहाँ लिया गया है, मार्च 2020 में, ठीक है, कि 1 अप्रैल 2018 से हमारा डीए बढ़ रहा है, तो 1 अप्रैल 18, 19, 19, 20, तो 18, 19 का जो डीए है वो तब टैक्सेबल होगा। ये एरियर्स हो गया, एरियर्स तब टैक्सेबल होता है जो वो एक्चुअल में रिसीव होता है, इसलिए 19, 20 में टैक्सेबल होगा। राजेश समझ में आ रहा है, एरियर्स तब टैक्सेबल होगा। वैसे तो लॉ ये है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, बट यहाँ पर क्योंकि ये एरियर्स है, एरियर्स पर वो ड्यू और रिसिप्ट नहीं लगता है, जब रिसीव होता है तब टैक्सेबल होता है। राजेश को रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है जो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और न्यू दिल्ली में वैल्यू ऑफ परक्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ राजेश। कोई बात नहीं, न्यू दिल्ली में सैलरी का 15% लेते हैं, इसलिए सैलरी का 15% लिया गया है। और मैं एक चीज गलत बोल गया अभी एक पिछले क्वेश्चन में, वेरी सॉरी, वो यहाँ पे गलत बोल गया पटना वाले में, वो मेरे आरएफए का याद रहा। पटना दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई में नहीं है, इसलिए सैलरी का 40% लेंगे। ये मेरी मिस्टेक है, मैं गलती से बोल गया। देखो ऐसे ही होता है जल्दीबाजी के चक्कर में ना। तो पटना जो है ये दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई में नहीं है, एचआरए में 40% लेंगे। अगर यही रेंट फ्री अकोमोडेशन होता तो सैलरी का 15% लेते। अच्छा,
आनंद को फर्नीचर दिया गया है 70,000 का घर के साथ साथ, एक्चुअल हायर चार्जेस फर्नीचर के 5,000 हैं, तो टैक्सेबल कितना होगा 5,000। ठीक है, घर की वैल्यू 70 है तो उसकी फर्नीचर की वैल्यू 70 है मगर किराए पर लेके दिया है तो 5,000 टैक्सेबल होगा। फ्रॉम फरवरी 19, कोई बात नहीं, हम तो अप्रैल 19 से और मार्च 20 तक लेंगे तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 रुपये पर एनम का किराया है। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द परक्यूटेड वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेट गिवन टू द एम्प्लॉय, द लैंडिंग रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का रेट लेते हैं, इसलिए इसका ए पार्ट आंसर है। देख लीजिए दोबारा, इसका ए पार्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और लास्ट है, मिस्टर कश्यप रिसीव बेसिक सैलरी 20,000 फ्रॉम एम्प्लॉयर, ही ऑल्सो रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 फॉर 3 चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,800 पर मंथ। अमाउंट ऑफ चार्जेबल सैलरी निकालना है, 20,000 इंटू 12 कर देना, और 3,000 रुपये मिल रहे हैं इसको फॉर द चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, तो हम मान लेते हैं 1,000 रुपये पर चिल्ड्रन हो गया। अगर ऐसा मानोगे तो 2 बच्चों का तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बच्चे का 1,000 मानोगे तो 1,200 की एग्जेम्पशन मिल जाती है पूरे साल में। दूसरे बच्चे का भी 1,000 हो गया, वो भी एग्जेम्प्ट हो गया। तीसरे बच्चे का जो 1,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 2,40,000 आएगा, 1,000 ही आएगा, और 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का बनेगा बेटे 21,600। तो 2,40,000 और 21,600 और 1,000, तो 21,600 और 1,000, 22,600, 2,40,000, 2,62,600। 2,62,600 में से हम 50,000 की लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसलिए आंसर 2,12,600 आएगा, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, वो एग्जिम्ट है अप टू द लोअर ऑफ एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी एंड, आप जानते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो लिमिट है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5,000 है, इसलिए 5,000 लिया गया है। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई आपको लगता हो कि हमसे बोलने में गलती हो गई है तो उसको आप माफ करिएगा। बोलने में हो सकता है कि इसकी टंग ट्विस्टर की वजह से गलती हो गई हो, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो या कोई बात हमसे रह गई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।